मैं एक छोटे से आर्कटिक स्नो वुल्फ के रूप में रिबॉर्न हुआ था और साथ ही मैं एक डिवोरिंग इवोल्यूशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। बस मांस और खून को निगलना था और मैं बिना किसी लिमिट के ताकतवर होता जा सकता था। पूरे आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर खड़े अल्फा वुल्फ में बदल सकता था। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी एक कमजोर सा भेड़िया था। अच्छी बात यह थी कि हमारे झुंड में वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी दोनों के एट्रीब्यूट्स काफी शानदार थे। एक लेवल 4 था और दूसरा लेवल 6, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूरे वुल्फ पैक के लीडर्स थे। मैं अभी गुफा के बाहर निकलकर थोड़ा माहौल देखने की सोच ही रहा था कि तभी वुल्फ मम्मी ने मुझे सीधा अपनी गोद में खींच लिया। तभी मैंने नोटिस किया कि मम्मी की गोद में एक और नन्ही आर्कटिक फीमेल वुल्फ थी जो शायद मेरी छोटी बहन थी। वो मजे से दूध पी रही थी। उसे देखकर मैं भी धीरे धीरे पास गया और उसकी नकल करते हुए दूध पीने लगा। अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्कटिक वुल्फ मिल्क एब्जॉर्ब्ड, इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 0.1। ये सुनते ही मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस तरह मैं दूध पीते पीते और सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशन सुनते सुनते गहरी नींद में डूब गया। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया। अब मैं अपनी छोटी बहन से कई गुना बड़ा हो चुका था। मेरी तेज ग्रोथ देखकर पूरा वुल्फ पैक हैरान था। रीबर्थ के सिर्फ तीसरे दिन ही मैं खुद दौड़ने कूदने लगा था। 10वें दिन मैंने दूध पूरी तरह छोड़ दिया और बाहर से वुल्फ पापा जो प्रे लाते थे उसका मांस खाना शुरू कर दिया। 20वें दिन तक मेरा शरीर बहन से बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि मैं अपने चाचा वुल्फ के 6 महीने के बच्चे से भी बड़ा दिखता था। और 30वें दिन तक मेरा शरीर 1 साल के आर्कटिक वुल्फ जितना बड़ा हो चुका था। इस समय मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका था। मेरे एचपी पूरे 300 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स 30 थे। इसके अलावा हर लेवल अप पर सिस्टम जो 10 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता था उन्हें मैंने पूरा का पूरा स्पीड में डाल दिया था, जिससे मेरी स्पीड सीधे 60 तक पहुंच गई। मेरी मौजूदा स्पीड शायद मेरे लेवल के किसी भी दूसरे वुल्फ से ज्यादा थी। यहाँ तक कि वुल्फ मम्मी भी मुझे पकड़ नहीं सकती थी। आसमान हो या जमीन, स्पीड ही ट्रूथ है। अगर स्पीड है तो लड़ाई हारने पर भी भागा जा सकता है। उसी समय एक आर्कटिक वुल्फ की गूंजती हुई हाउल ने मेरी सोच तोड़ दी। सिर उठाकर देखा तो वुल्फ पापा पूरे पैक को हंटिंग के लिए बुला रहे थे। ऐसी हाउल मैं लगभग हर दिन सुनता था, क्योंकि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी रोज हंटिंग पर जाते थे। लेकिन आर्कटिक का एनवायरनमेंट बेहद हार्श, ऊपर से यहाँ प्रे भी बहुत कम मिलता था, इसलिए हर बार वे मुश्किल से कुछ छोटे मोटे जानवर ही पकड़ कर ला पाते थे। जहां तक उन बड़े बड़े एनिमल्स की बात थी जो अक्सर दिखते थे, उन्हें छेड़ने की हिम्मत पूरा वुल्फ पैक भी नहीं करता था। शिकार दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार तो वुल्फ मम्मी, जो आमतौर पर डैन की रखवाली करती थी, उन्हें भी साथ जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपना सिर मेरे शरीर से हल्के से रगड़ा, जैसे मुझे छोटी बहन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हो। फिर मुड़कर चली गई। रवाना होने से पहले वुल्फ पापा ने भी मेरी कजन सिस्टर को डैन की निगरानी करने का आदेश दिया। सब कुछ तय होने के बाद मम्मी पापा साथ और वुल्फ्स को साथ लेकर दूर निकल गए। इस बार गुफा के सभी 8 एडल्ट स्नो वुल्फ्स हंटिंग पर चले गए थे। पीछे सिर्फ 5 वुल्फ कब्स बचे थे। उनमें सबसे अलग एक ऑर्फन वुल्फ था जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसे वुल्फ मम्मी पापा ने हंटिंग के दौरान पाया था और दया करके घर ले आए थे। वो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका शरीर मेरी 6 महीने वाली कजन के बराबर था। उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल साधारण नहीं थी। वुल्फ पैक के जाने के बाद मैं कुछ देर सोच में डूब गया। मुझे लगा अब समय आ गया है कि मैं खुद हंटिंग पर निकलूं, क्योंकि मेरी एपिटाइट लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं तो एक एडल्ट स्नो वुल्फ से भी ज्यादा खाने लगा था, जबकि वुल्फ मम्मी पापा पहले ही हंटिंग के लिए बहुत मेहनत करते थे। पिछले कुछ दिनों में वे साफ तौर पर दुबले हो गए थे। जाहिर था कि वे खुद भूखे रहकर सारा खाना मुझे और मेरी सिस्टर को दे रहे थे। ये देखकर मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं उनका कुछ बर्डन शेयर करूं। इसके अलावा डिवोरिंग एवोल्यूशन सिस्टम का अस्तित्व भी तय कर चुका था कि मुझे बाहर निकलकर बैटल्स और ब्लडशेड का सामना करना ही पड़ेगा। सोचते ही मैंने एक हल्की हाउल करके अपनी कजन को बता दी। कजन ने जवाब में 2 बार हाउल की। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। आर्कटिक एक ऐसी दुनिया थी जो एंडलेस स्नो और आइस से ढकी हुई थी। यहाँ लंबी और निर्दयी विंटर पड़ती थी। टेम्परेचर जरा सी देर में -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। हालांकि मैं स्नो वुल्फ बन चुका था, लेकिन बाहर कदम रखते ही मुझे आर्कटिक की हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई, हर्ष वेदर डैमेज रिसीव, HP -1। एक्सट्रीम वेदर के कारण होस्ट की स्टेमिना कंजम्पशन दोगुनी हो गई है। कृपया एनर्जी बचाकर इस्तेमाल करें। इस आवाज ने मुझे याद दिलाया कि मैं ज्यादा देर बाहर नहीं घूम सकता। मैंने ठंडी हवा का एक डीप ब्रेथ लिया और धीरे धीरे गुफा से दूर बढ़ने लगा। शुरुआत में मेरा इरादा वुल्फ पापा के हंटिंग ट्रेल का पीछा करने का था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे कुछ स्नो रैबिट्स के बिल दिखाई दिए। वे बर्फ पर उगी मॉस को बड़े मजे से खा रहे थे। मेरा दिल तुरंत हिल गया। अगले ही पल उन स्नो रैबिट्स के एट्रीब्यूट्स मेरी आंखों के सामने उभर आए। उनमें सबसे ताकतवर वाला लेवल 3 का था और उसकी स्पीड तो 53
लचीलेपन तक पहुंच चुकी थी, बेहद डरावनी स्पीड। यही वजह थी कि वुल्फ मम्मी पापा आमतौर पर उन्हें इग्नोर कर देते थे। इन रैबिट्स को पकड़ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत मांगता था, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपनी सांस रोक ली, पेट को जमीन से चिपका दिया और धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। जब दूरी सिर्फ 10 मीटर रह गई, तब उस स्नो रैबिट ने मुझे देख लिया और घबराकर जान बचाकर भागने लगा। मैंने अपना शरीर झोंक दिया और बिजली की तरह आगे लपका। हवा में मेरे तेज वुल्फ क्लॉज निकल पड़े। मैं जमीन पर गिरते ही उस पर झपटा। मेरे वुल्फ पॉ का एक भारी वार सीधे उस नर खरगोश की गर्दन पर पड़ा। झुंड का लीडर नर खरगोश उसी वक्त बर्फ पर ढेर हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और बाकी शिकार का पीछा करने लगा। आखिरकार मैं कई छोटे खरगोशों को भी पकड़ने में सफल हो गया। आधे घंटे बाद 6 आर्कटिक रैबिट सफेद बर्फ पर बिखरे पड़े थे और मेरी भी आधी से ज्यादा स्टेमिना खत्म हो चुकी थी। मैं सीधे एक आर्कटिक रैबिट की लाश के पास गया और एक बड़ा सा कॉर निगल लिया। होस्ट आर्कटिक रैबिट का मांस खा रहा है। एक एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं और भी तेजी से खाने लगा। किसी भी तरह का खाना निगलने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे, बस शुरुआत में मिलने वाले पॉइंट्स ज्यादा होते थे। नर खरगोश और एक छोटे खरगोश को खत्म करने के बाद इवोल्यूशन पॉइंट्स घटकर सिर्फ 0.1 रह गए। 2 आर्कटिक रैबिट्स को पूरी तरह साफ करने के बाद मैंने और नहीं खाया। मैंने जमीन पर पड़े खरगोशों की लाशों को मुंह में दबाया और लड़खड़ाते हुए गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो कुछ अब भी हुआ था वो सब दूर खड़ी एक ऑफ रोड व्हीकल में बैठे एक्सप्लोरर्स साफ साफ देख चुके थे। 2 बार चक्कर लगाने के बाद मैं बाकी बचे 4 आर्कटिक रैबिट्स भी गुफा तक ले आया। कजिन बहन, छोटी बहन और बाकी वुल्फ कब्स उन्हें देखकर खुशी से हुआ हुआ करने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान साफ झलक रहा था। मैंने धीमी गुर्राहट की और एक छोटे खरगोश की लाश उनके सामने फेंक दी। इजाजत मिलते ही सारे वुल्फ कब्स टूट पड़े, खुशी के मारे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब, वो तो मेरी कमजोर कजिन के हिस्से का मांस भी छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। धड़ाम! मेरे पंजे का एक थप्पड़ उसे 3-4 मीटर दूर उड़ा ले गया। मैंने गुस्से में 2 बार जोर से गुर्राया। अनाथ भेड़िया लड़खड़ा कर उठा और घबराहट में कराहते हुए सिर झुकाकर अपनी गलती मानने लगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ताकतवर ही राजा बनता है। ये नियम एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा था। अनाथ भेड़िया काफी देर तक कराहता रहा, फिर डरते डरते मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे वापस अपने कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही उसने हिम्मत जुटाकर आर्कटिक रैबिट की लाश के पास जाना शुरू की। इस बार वो इतना डरा हुआ था कि खाने की चीज छीनने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखा। बस थोड़ा सा ताजा मांस काटा और फिर फौरन पीछे हट गया। पहले वुल्फ कब्स के बीच यही सबसे ज्यादा दबंग और बदमाश था, लेकिन आज की पिटाई ने इसका पूरा घमंड निकाल दिया था। उसकी आंखों में डर भी था और उलझन भी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भेड़िया पहले ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज वही उसे इतनी आसानी से कैसे पीट गया। ऊपर से मेरा शरीर भी उसे साफ तौर पर बड़ा हो चुका था। उसकी छोटी सी आंखें सवालों से भरी हुई थी, लेकिन उसे जवाब देने की फुर्सत किसे थी। एक आर्कटिक रैबिट खत्म करने के बाद चारों वुल्फ कब्स पेट भरकर खा चुके थे। सबके पेट गोल मटोल हो गए थे। बाकी बचे 2 छोटे खरगोश मैंने वुल्फ मम्मी के हिस्से के लिए बचाकर रख दिए। पलक झपकते ही रात हो गई। वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी वुल्फ्स भी थके हारे शरीर लेकर बाहर से लौट आए। आज उन्हें सिर्फ एक पोलर बेयर द्वारा छोड़ी गई आधी सील की लाश मिली थी। इतना खाना उनके लिए बिल्कुल नाकाफी था। पेट भरना तो दूर, शायद दिन भर की थकान भी उससे पूरी नहीं हो सकती थी, और आज तो उनके बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता। ये सोचकर वुल्फ मम्मी ने झुंझलाहट में हल्की गुर्राहट की। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वुल्फ पैक ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अचानक वुल्फ मम्मी की नाक फड़क उठी। उसे गुफा के अंदर से तेज खून की गंध महसूस हुई। उसकी लगातार हुई हुई सुनकर बाकी 7 वुल्फ्स भी तुरंत सतर्क हो गए। वुल्फ पापा कई आर्कटिक वुल्फ्स को लेकर पागलों की तरह गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। अल्फा वुल्फ होने के नाते उसकी गर्जना में खूंखार किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। गुफा के अंदर अभी अभी पेट भरकर सोए वुल्फ कब्स उस परिचित गर्जना को सुनकर डर के मारे उछलकर खड़े हो गए। मैं भी कोई अपवाद नहीं था। मुझे लगा वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी किसी दुश्मन से टकरा गए हैं। मैं भी फौरन उठकर गुफा के बाहर की तरफ भागा। 60 पॉइंट स्पीड और 60 पॉइंट स्ट्रेंथ वाला वुल्फ पापा सीधे गुफा के अंदर घुस आया। उसके सफेद पंजे जमीन पर इतने जोर से पड़े कि कई पत्थर उछल गए। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर, लेकिन कोई दुश्मन नजर न आने पर, मैं वहीं का वहीं जड़ हो गया। पीछे खड़ी मेरी छोटी बहन और कजिन तो डर के मारे कांपने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वुल्फ मम्मी और बाकी वुल्फ्स भी अंदर पहुंच गए और पूरी गुफा को गौर से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तब जाकर उनके खड़े हुए रोए धीरे धीरे नीचे हुए। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और बार बार अपनी जीभ से मुझे और मेरी बहन को चाटने लगी। तभी मुझे समझ आया कि वो लोग अभी इतने घबराए हुए क्यों थे। मैंने धीरे से एक बार हुआ की, फिर गुफा में बची हुई 2 आर्कटिक रैबिट्स की लाशें मुंह में दबाकर बाहर खींच लाया। असल में वही खून की गंध थी जो उन्हें महसूस हुई थी। लेकिन ये खाना आया कहां से? आर्कटिक रैबिट्स को पकड़ना तो बेहद मुश्किल होता है। क्या ये सब इन वुल्फ कब्स ने पकड़ा है? वुल्फ मम्मी हैरानी से भर गई। उसने सिर घुमाकर मेरे पास खड़े मुझे देखा। मैंने एक बार हुआ की,
इससे साफ जाहिर हो गया कि ये सारे आर्कटिक रैबिट्स मैंने ही पकड़े थे। एक पल में सारे आर्कटिक वुल्व्स मुझे बड़ी जिज्ञासा से घूरने लगे। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 महीने का वुल्फ कब खुद जाकर आर्कटिक रैबिट का शिकार कर सकता है। ये ग्रोथ स्पीड कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही समय बाद मैं शायद उन सबको पीछे छोड़ दूंगा। इस पल के बाद पूरे वुल्फ पैक की नजरें मेरे प्रति बदल चुकी थी। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और सबसे पहले अपनी नजरें हटा ली। उसे बस मेरी तेज ग्रोथ पर हैरानी थी, इसके अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वुल्फ मम्मी एक छोटे आर्कटिक रैबिट की लाश मुंह में दबाकर ले गई। आखिर उसने अभी ज्यादा समय पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। उसके शरीर को सच में पोषण की जरूरत थी। जहां तक आखिरी बचे खरगोश का सवाल था, जब सभी वुल्फ कब्स ने बता दिया कि उनका पेट भर चुका है, तब वुल्फ पापा ने उसे बाकी मादा वुल्फ्स की तरफ फेंक दिया। इसके बाद बाकी वुल्फ्स भी चुपचाप गुफा में अपनी अपनी जगह लौट गए और लेट कर सो गए। आखिर स्टेमिना बचाने का सबसे अच्छा तरीका सोना ही था। वुल्फ मम्मी ने आधे से भी कम आर्कटिक रैबिट खाया था, तब जाकर उसकी ताकत थोड़ी वापस लौटी। हालांकि वो पूरा बचा हुआ मांस खा जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। गुफा के एक कोने में, जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, वुल्फ मम्मी ने चुपके से बचा हुआ खाना मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए छिपा दिया। फिर उसने 2 बार हल्की गुर्राहट की और हमें अपने पास बुलाया। मैंने काफी मना किया, लेकिन वुल्फ मम्मी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो खाना हमें ही खिलाना चाहती थी। ये देखकर मैं मन ही मन आह भरने लगा। लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था कि अगर मुझे सुरक्षित जीना है तो लगातार एवोल्यूशन करनी होगी। साथ ही मुझे इतना ताकतवर बनना होगा कि वुल्फ मम्मी और वुल्फ पापा को थोड़े से खाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। मुझे पूरे आर्कटिक का असली राजा बनना था। आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर बैठा हुआ वुल्फ किंग। इन खूबसूरत सपनों को दिल में लिए मैं चुपचाप वुल्फ मम्मी के शरीर से सटकर लेट गया और स्टेमिना रिकवर करने के लिए सो गया। कल फिर शिकार पर जाना था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी एडल्ट स्नो वुल्फ्स गुफा में नहीं थे। जाहिर था कि वे सुबह सुबह ही खाने की तलाश में निकल चुके थे। बाकी वुल्फ कब्स अभी भी गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे। मैं धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और सफेद बर्फ से ढके आर्कटिक प्लेन की तरफ मुंह करके एक लंबी हुआ हुआ लगाई। लगता है मुझे यहाँ बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल करना पड़ेगा। हुआ हुआ खत्म करते ही मेरा पेट फिर से भूख से मचलने लगा। इसलिए मैंने बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि हवा में ताजा खून की हल्की गंध महसूस हुई। मैं हवा की दिशा पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट तक रेंगते हुए आगे बढ़ने के बाद मैं एक घनी झाड़ी के पीछे रुक गया। सिर उठाकर दूर देखा। बहुत जल्दी मुझे उस खून की गंध का स्रोत दिखाई दे गया। वो एक लेवल 7 आर्कटिक रीनडियर की लाश। सामान्य हालात में इतने बड़े शिकार को गिराने के लिए पूरे वुल्फ पैक को पूरी ताकत लगानी पड़ती, लेकिन अभी एक विशाल लेवल 7 नर रीनडियर मेरी आंखों के सामने मरा पड़ा था। उसकी लाश पर दांतों या पंजों के निशान तक नहीं थे, सिर्फ गर्दन और चारों पैरों से गहरा लाल खून बह रहा था। ये नजारा देखकर मैं बेहद उलझ गया। आखिर कौन सा जीव इतना आसानी से एक स्वस्थ रीनडियर को मार सकता था? क्या ये पोलर बेयर का काम था? लेकिन अगर पोलर बेयर ने मारा था तो उसने पूरी लाश यहाँ क्यों छोड़ दी? आसपास अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तब मैं धीरे धीरे लाश के पास पहुंचा। ये आर्कटिक रीनडियर बहुत विशाल था। इसका वजन आसानी से 100 किलो से ऊपर होगा। इतना मांस तो पूरा वुल्फ पैक भी एक बार में खत्म नहीं कर सकता था। पास पहुंचकर गौर से देखने पर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके दोनों सींग गायब थे और जहां से काटे गए थे वहां कट बिल्कुल सीधा और सपाट था, मानो किसी ने चाकू से काट दिया हो। ये किसी जंगली जानवर के दांतों के निशान बिल्कुल नहीं थे। क्या इसे इंसानों ने मारा था? पूरी तरह हड्डी बनने से पहले रीनडियर के सींगों को वेलवेट एंटलर्स कहा जाता है। बहुत से लोग इस कीमती औषधीय सामग्री के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं। फिर मैंने उसकी गर्दन पर मौजूद घातक घाव को देखा। वह एक गहरा खून से भरा छेद था। ऐसा घाव साफ तौर पर गोली लगने से बनता है। इन सभी सबूतों ने एक ही बात साबित कर दी, ये रीनडियर इंसानों के हाथों मारा गया था और उसकी सबसे कीमती चीज यानी सींग पहले ही निकाल लिए गए थे। ये सोचकर मैंने ठंडी सांस ली। लगता है आर्कटिक उतना सुरक्षित नहीं था जितना मैंने सोचा था। यहाँ सिर्फ खाने की कमी का खतरा नहीं था, बल्कि पोचर्स का भी सामना करना पड़ सकता था। मेरे दिल में खतरे की भावना और बढ़ गई। लगता है मुझे अपनी एवोल्यूशन स्पीड और तेज करनी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं नीचे झुका और आर्कटिक रीनडियर की लाश खाना शुरू कर दी। वो अभी अभी मरा था। उसका शरीर पूरी तरह सख्त भी नहीं हुआ था। मैंने उसके सीने पर एक जोरदार कांटा मारा और ताजा मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। होस्ट ने आर्कटिक रेंडियर का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +3। सिर्फ एक निवाला पेट में जाते ही मेरी आंखें चमक उठी। 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स। वाकई आर्कटिक रीनडियर का मांस कमाल का था। मैं और तेजी से खाने लगा। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। धीरे धीरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 से कम होने लगे। करीब 2-3 किलो मांस खाने के बाद मेरा पेट लगभग 70-80% भर चुका था। तब जाकर मैंने खाना बंद किया। वैसे भी इस बर्फीले जंगल में जरूरत से ज्यादा पेट भरकर खाना अपनी चाल को सुस्त बनाने जैसा था।
इस वक्त मैं 70 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर चुका था। बस 10 से भी कम पॉइंट्स की कमी थी और मैं एक बार फिर इवोल्यूशन कर सकता था। अपने इंसानी दिमाग का फायदा उठाते हुए मैंने कुछ मोटी टहनियां उठाकर रीनेडियर की लाश के नीचे लगा दी। इस तरीके से घर्षण कम हो गया। फिर मैं धीरे धीरे उसे गुफा की तरफ घसीटने लगा। अगर मेरे पास ये दिमाग ना होता तो शायद वुल्फ पापा को भी इस शिकार को खींचकर ले जाने में पसीना आ जाता। लेकिन तभी खून की गंध सूंघकर एक धूसर सफेद धब्बों वाला फीलाइन बीस्ट वहां आ पहुंचा। वो झाड़ियों के बीच दबकर लेट गया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ एक अकेला वुल्फ कब हूं, तो उसने अपने नुकीले दांत और पंजे बाहर निकाल लिए। वो मेरे बराबर वजन का शिकारी था। बिल्ली प्रजाति के शिकारी लगभग हमेशा जंगल के बेजोड़ राजा माने जाते हैं। उसकी लंबी और लचीली टांगे थी और भूख सहने की क्षमता भी बेहद जबरदस्त थी। वो सचमुच एक जन्मजात हंटर था। लगता था कि यह दानव 2 दिनों से भूखा था, लेकिन सामने इतना बड़ा शिकार पड़ा होने के बावजूद उसने खुद को काबू में रखा। चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहा। ठीक उसी समय जब मैं पूरी ताकत लगाकर रीनेडियर की लाश खींच रहा था, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल झाड़ियों में छिपा शिकारी बिजली की तरह बाहर निकल आया। धत तेरे की, लिंक्स! उसका स्टेटस पैनल तुरंत मेरी आंखों के सामने उभर आया। लेवल 4, HP 398, स्पीड 53। उसका लेवल मुझसे एक लेवल ऊंचा था। आमतौर पर लिंक्स भेड़ियों को छेड़ने की गलती नहीं करते, लेकिन समस्या ये थी कि मैं सिर्फ एक वुल्फ कब था। ऊपर से उसकी स्पीड भी पूरे 53 पॉइंट्स थी। मैं तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक पल देर हो गई। उसके अगले पंजे ने मेरे शरीर को चीर दिया। उसके तेज पंजों ने पलक झपकते ही मेरी चमड़ी और मांस फाड़ डाला। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं तुरंत पीछे उछला और दूरी बना ली। वोल्फ बनकर पुनर्जन्म लेने के बाद ये मेरी पहली असली लाइफ एंड डेथ बैटल थी। आर्कटिक में कोई दया, न्याय या इंसानियत नहीं थी। यहाँ सिर्फ बड़ा छोटा को खाता था। अगर जिंदा रहना था तो मुझे और ज्यादा निर्दयी और ताकतवर बनना था। लेकिन शुक्र था, मेरी स्पीड अभी भी उस लिंक्स से ज्यादा थी। एक तरफ 60, दूसरी तरफ 53। हम दोनों पागलों की तरह तेज रफ्तार से टकराए। मुलाकात होते ही एक दूसरे को फाड़ने लगे। उसके पंजों ने मेरे शरीर पर एक और गहरा जख्म बना दिया। ताजा खून बहने लगा। मेरी आंखें भी खून की तरह लाल हो उठी। मैंने दर्द की परवाह नहीं की, सीधे उसका गला पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन वो फुर्ती से बच गया। हालांकि मैंने उसकी कमर में दांत गड़ा दिए। एक बड़ा मांस का टुकड़ा सीधे उखड़ गया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.5। ये भी हो सकता है। मैं भीतर से खुशी से उछल पड़ा। अब मैं लेवल 4 से सिर्फ 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स दूर था। मतलब बस 2-3 और कोर और मैं सीधे लेवल 4 में पहुंच जाता। और लेवल 4 पर पहुंचते ही ये हरामखोर लिंक्स मेरा मुकाबला नहीं कर पाता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी हल्की नीली आंखों में अब सिर्फ क्रूरता और दृढ़ निश्चय बचा था। अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं तुझे आखिर तक लड़ाऊंगा। इसके बाद लड़ाई और ज्यादा खूनी हो गई। जब तक उसके पंजे मेरे किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं पड़ते, मैं दर्द को नजरअंदाज करता रहा। बस मौका मिलते ही उसके मांस को नोचता रहा। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.4, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.3। जब उसका अगला पंजा घायल हो गया तो वो दर्द से गरजा। फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अपनी स्पीड के भरोसे मैं लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। मैं एक छलांग में उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर उसके शरीर से एक और खूनी मांस का टुकड़ा नोच लिया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.2। जैसे ही वो मांस मेरे पेट में पहुंचा, एक उफनती हुई एवोल्यूशन एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ गई। बधाई हो होस्ट, आप लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। HP 400, स्टेमिना 40, डिफेंस 40, स्पीड 70। मैंने बिना सोचे सारे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स फिर से स्पीड में झोंक दिए। एक झटके में मेरी स्पीड 80 तक पहुंच गई। उसी समय मेरे नीचे दबा लिनक्स अचानक लोटपोट हुआ। उसने मुझे झटककर नीचे गिरा दिया, फिर 3 टांगों के सहारे जान बचाकर भागने लगा। लेकिन अब मेरी नजरों में उसकी हर हरकत बेहद धीमी लग रही थी। अगर तू मेरे खाने पर हाथ डालने आया है तो यहाँ मरने की तैयारी भी करके आना चाहिए था। मैं सफेद परछाई बनकर उसके पीछे दौड़ा। पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। 80 स्पीड और 41 स्ट्रेंथ के विस्फोटक बल के साथ मैंने सिर्फ एक पंजा मारा। धड़ाम! उसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई। लिंक्स कई मीटर दूर लुढ़क गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने उसे तड़पाने में समय बर्बाद नहीं किया। सीधे उसके सिर पर एक जानलेवा पंजा मारा। उसकी बची खुची चेतना भी वहीं खत्म हो गई। मेरी पहली लाइफ एंड डेथ बैटल शानदार जीत के साथ समाप्त हुई। अभी अभी हुई एवोल्यूशन की वजह से मेरे शरीर के सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। जैसे ही उस बीस्ट ने आखिरी सांस ली, मेरे सामने हल्के भूरे रंग की सिस्टम नोटिफिकेशंस उभर आईं। कमजोर होकर ताकतवर को हराया। खूनी युद्ध के बीच ब्रेक थ्रू प्राप्त किया। ओपोनेंट एलिमिनेटेड। बैटल इवैल्यूएशन S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक। रिवॉर्ड प्राप्त हुआ D रैंक हंटिंग टैलेंट। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जानलेवा लड़ाई के बाद भी कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। D रैंक एक्टिव स्किल हंटिंग किल। एक्टिवेट करने के बाद मूवमेंट स्पीड प्लस 50%,
अटैक पावर प्लस 50% बढ़ जाती है। साथ ही सांस और प्रेजेंस छिपाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ड्यूरेशन 60 सेकंड, कूलडाउन 24 घंटे। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। ये स्किल मेरी ताकत को काफी बढ़ाने वाली थी। मैंने तुरंत लिंक्स की लाश को एक छिपी हुई झाड़ी में छुपा दिया। फिर पहले आर्कटिक रीनेडियर की लाश को घसीट कर गुफा तक ले गया। उसके बाद वापस जाकर लिंक्स की लाश भी उठा लाया। जब दोनों लाशें धड़ाम से वुल्फ कब्स के सामने गिरी तो वे मुझे बिल्कुल उसी नजर से देखने लगे जैसे वुल्फ पापा को देखते थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सम्मान और श्रद्धा के साथ। लिंक्स का मांस मुझे काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स देने वाला था, इसलिए मैंने उसे बच्चों को नहीं खाने दिया। जहां तक आर्कटिक रीनेडियर का सवाल था, मैंने उसे अपनी छोटी बहन और कजिन सिस्टर की तरफ धकेल दिया ताकि वे पेट भरकर खा सकें। वुल्फ पैक में हायरार्की बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मैंने बहन और कजन को पहले खिलाया ताकि चारों वुल्फ कब्स के बीच नियम बन सके, वरना उस अकेले वुल्फ कब की तरह हर वक्त खाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता। मेरी छोटी बहन के दांत अभी पूरे नहीं निकले थे, वो सख्त मांस नहीं चबा सकती थी, इसलिए मैंने रीनेडियर के पेट वाले हिस्से से नरम मांस के टुकड़े फाड़े और उसके सामने रख दिए। छोटी बहन ने खुश होकर कुछ मासूम सी आवाजें निकाली, फिर प्यार से मुझसे लिपट गई। इसके बाद जब बहन और कजिन दोनों पेट भरकर खा चुकी, तब मैंने ग्रे वुल्फ कब और उस अकेले वुल्फ कब को खाने दिया। अनाथ वुल्फ कब तो पहले से ही भूख से बेहाल था। जैसे ही वो रीनेडियर की लाश के पास पहुंचा, टूट पड़ा और मैं एक चट्टान के पीछे जाकर लेट गया। आज लिंक्स के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। मैं भी पूरी तरह थक चुका था। छोटी बहन भी पेट भरने के बाद लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई, मेरे शरीर से सटकर लेट गई और सो गई। पलक झपकते ही शाम हो गई। नींद खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर आया। एक बर्फीली हवा का झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराया। मैंने दूर नजर दौड़ाई। ठंडी हवाएं पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। जमीन की बर्फ और हिम को हवा आसमान में उड़ा रही थी। क्या स्नो स्टॉर्म आ गया है? मेरा दिल अचानक भारी हो गया। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी के वापस न लौटने की वजह शायद यही तूफान था, लेकिन दोनों ही अनुभवी हंटर्स थे। अगर उन्होंने स्नोस्टॉर्म आते देखा होगा तो जरूर कहीं शरण ले ली होगी। मैं वापस गुफा के अंदर आया। कजिन सिस्टर अभी भी जाग रही थी। वो नाइट वॉच कर रही थी। मैंने हल्की गुर्राहट की, इशारा किया कि अब मैं पहरा दूंगा। कजन ने आभार जताते हुए 2 बार हुआ हुआ की, फिर आज्ञाकारी होकर वापस सोने चली गई। अब वो मुझे अपने पीछे घूमने वाले छोटे भाई की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक असली अल्फा वुल्फ की तरह सम्मान देती थी। उस रात बाहर स्नोस्टॉर्म और भी भयानक होता गया। हवा जोर जोर से गरज रही थी। तभी अचानक एक आर्कटिक टर्न लड़खड़ाते हुए उड़कर गुफा के मुंह तक आ पहुंची। शायद तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मैंने तुरंत बिजली जैसी स्पीड से छलांग लगाई, एक पंजे का वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ पंख नोचकर मैंने उसे पूरा निगल लिया। डिंग! होस्ट ने आर्कटिक टर्न का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1.5। इसके बाद पूरे 8 दिन तक स्नोस्टॉर्म लगातार चलता रहा। आज जाकर आखिरकार पूरी तरह रुक पाया। गुफा में छिपाकर रखा लिंक्स का मांस मैं पूरी तरह साफ कर चुका था। उससे मुझे 20 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। वहीं आर्कटिक रीनेडियर का मांस भी लगभग खत्म हो चुका था। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब पिछले कुछ दिनों में उसने खूब पेट भरकर खाया था, लेकिन मानना पड़ेगा उसकी ग्रोथ स्पीड बेहद डरावनी। अब उसका शरीर कजिन सिस्टर से भी बड़ा हो चुका था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके शरीर में कुछ और बदलाव भी हुए थे। उसकी ग्रे फर अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। चारों पैर मजबूत और मांसल हो चुके थे। उसके वुल्फ क्लॉज अब बिल्ली प्रजाति के जानवरों की तरह फर के अंदर छिप सकते थे और जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते थे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका स्टेटस पैनल तुरंत सामने आ गया। स्पीसीज म्यूटेंट आर्कटिक वुल्फ, लेवल 2, HP 265, स्ट्रेंथ 28। हम म्यूटेंट? मैं पहले भी उसका स्टेटस देख चुका था। तब वहां म्यूटेंट शब्द नहीं था। शायद पिछले कुछ दिनों की भरपूर फीडिंग की वजह से उसकी छिपी हुई पोटेंशियल जाग गई थी। ग्रे वुल्फ कब ने तुरंत आज्ञाकारी होकर एक बार हुआ की। अब इस गुफा का बॉस मैं था। यहाँ तक कि अगर वुल्फ पापा भी लौट आते तो उसके दिल में मेरा दर्जा अभी भी सबसे ऊपर रहता। वो पेट ऊपर करके लेट गया, जैसे वफादारी और खुशामद दिखा रहा हो। मैंने सोचा भविष्य में एक म्यूटेंट वुल्फ सबोर्डिनेट शायद मेरे काफी काम आ सकता है। ये सोचकर मैंने उसे आधिकारिक तौर पर अपना छोटा भाई मान लिया और उसे एक निकनेम दिया, उसे लिटिल ग्रे। गुफा से बाहर निकलकर मैं एक ऊंची चट्टान पर छलांग मारकर चढ़ गया। ऊपर खड़े होकर दूर तक देखने लगा। तभी मेरी नजर दूर दिखाई दे रही एक वुल्फ पैक पर पड़ी। उनके मुंह में ढेर सारा खाना था और वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उत्साह रोक नहीं पाया। सिर उठाकर एक लंबी हुआ लगाई। अगले ही पल दूर से लगातार जवाबी वुल्फ हाउल सुनाई देने लगे। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी सुरक्षित लौट आए थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। 8 एडल्ट आर्कटिक वुल्फ्स, एक भी कम नहीं हुआ था। सभी सुरक्षित घर लौट आए थे। वे अपने साथ एक एडल्ट मूस और 3 मूस काव्स भी लाए थे। मैं तुरंत दौड़कर वुल्फ मम्मी का स्वागत करने पहुंच गया। वुल्फ मम्मी प्यार से मेरे शरीर से रगड़ खाने लगी। फिर उसने एक छोटा मूस कैफ मेरी तरफ फेंक दिया, जो अभी ज्यादा समय पहले पैदा नहीं हुआ था। मैंने हल्की गुर्राहट की,
इशारा किया कि वो हिस्सा छोटी बहन के लिए रहने दे। मेरी इस हरकत पर वुल्फ मम्मी खुद को रोक नहीं पाई और मुझे फिर से कई बार चाटने लगी। गुफा में लौटने के बाद वुल्फ मम्मी ने उन छोटे मूस कब्स के पेट फाड़कर उनकी अंतड़ियां निकाली और वुल्फ कब्स के सामने फेंक दी। वो छोटा ग्रे व्हाइट वुल्फ कब पहले तो तुरंत झपटने वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी इजाजत मिलने के बाद ही वो धीरे धीरे जाकर खाने लगा। वुल्फ मम्मी ने ये सब देखा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर ताकतवर ही राजा बनता है। वुल्फ कब्स मेरा कहना मानते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। वुल्फ मम्मी ने मुझे भी खाने का इशारा किया। मैं लिटिल ग्रे को साथ लेकर उस अडल्ट मूस की लाश के पास पहुंच गया। लेवल 8 मूज, HP 1265। होस्ट ने मूस का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। सिर्फ पहला कोर खाते ही मुझे 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। मेरी आंखें चमक उठी। इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मुझे पहली बार मिले थे। मैं तुरंत टूट पड़ा। लगातार मांस निगलता गया। मूस का मांस सचमुच बेहद स्वादिष्ट था, नरम, रसदार और ताजा। मैं बड़े मजे से खा रहा था। मैंने लगातार दसियों किलो मांस खा लिया। ये मात्रा किसी सामान्य अडल्ट आर्कटिक वुल्फ से भी कहीं ज्यादा थी। इस मूस के मांस ने मुझे 50 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स दिए। अगले कुछ दिनों तक पूरा वुल्फ पैक इसी विशाल मूस की लाश के आसपास आराम करता रहा। सभी उसकी वजह से ताकत वापस हासिल कर रहे थे और मैं भी लगातार उसका मांस खाता रहा। मुझे फिर 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स और मिले। अब अगली लेवल अप के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स की कमी बची थी। इस बात से मैं इतना उत्साहित हो गया कि खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब भी बाहर निकलकर शिकार शुरू कर दूं, लेकिन हर बार जब मैं उठने की कोशिश करता, वुल्फ पापा गुर्राकर मुझे वापस बुला लेते। मैं इस वुल्फ पैक में 2 महीने से रह रहा था, इसलिए पैक की हायरार्की अच्छी तरह समझ चुका था। वुल्फ पापा अल्फा वुल्फ था। उसके पास एब्सोल्यूट ऑथोरिटी थी। सच कहूं तो मैं भी उससे टकराना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था उसे चैलेंज करना और हराना, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वुल्फ पापा को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी ताकि पूरा पैक उसका सम्मान करे। अगर मैं उसे हरा देता तो उसकी अथॉरिटी पूरी तरह खत्म हो जाती। इसलिए मैंने फैसला किया कि शाम तक इंतजार करूंगा। जब वुल्फ पापा गहरी नींद में होगा तब चुपचाप बाहर निकल जाऊंगा। देखते ही देखते शाम हो गई। वुल्फ पापा ताकत वापस पाने के लिए लंबा लेटकर सो चुका था। मैं धीरे धीरे उठा और गुफा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल ग्रे मेरी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके स्टैट्स भी जल्द ही लेवल 3 तक पहुंचने वाले थे, इसलिए मैंने उसे वापस भेजने की कोशिश नहीं की। आज आसमान पूरी तरह धूसर था। विजिबिलिटी भी काफी खराब थी। शायद यही वजह थी कि वुल्फ पापा ने आज शिकार पर जाने का फैसला नहीं किया था। लेकिन मैं अलग था। मुझे सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए थे। लेवल अप का लालच इतना बड़ा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं लगातार शिकार की तलाश में घूमने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता कि हमें एक आर्कटिक रैबिट कॉलोनी मिल गई, लेकिन अब उन रैबिट्स से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट्स इतने कम थे कि उन पर समय बर्बाद करने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि पीछे खड़ा लिटिल ग्रे बेचैन हो रहा था। वो हमला करना चाहता था। मैंने सिर हिलाकर इजाजत दे दी, उसे खुद शिकार करने का मौका दे दिया। लिटिल ग्रे खुशी से उछल पड़ा और सीधा रैबिट ग्रुप की तरफ दौड़ गया। दुर्भाग्य से उसे हंटिंग स्किल्स आती ही नहीं थी। वो बस सिर झुकाकर बैल की तरह भागा। आर्कटिक रैबिट्स के कान बेहद तेज थे। उन्होंने तुरंत खतरा भांप लिया और चारों तरफ भाग निकले। लिटिल ग्रे गुस्से में जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। मैं सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। फिर उसके पास गया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे सिखाना शुरू किया, जमीन से चिपककर कैसे रेंगना है, अपने निशान कैसे छिपाने हैं और शिकार के करीब कैसे पहुंच। लिटिल ग्रे बेहद ध्यान से सीख रहा था। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। मैं उसे सिखाते हुए आगे बढ़ता गया और साथ साथ शिकार भी ढूंढता रहा। अचानक मेरी सिक्स्थ सेंस ने खतरे का संकेत दिया। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वुल्फ पर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत लिटिल ग्रे को दबाकर झाड़ियों में छिपा दिया और खुद भी पूरी तरह छिप गया, जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ग्रे बेयर झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। वो आराम से टहलता हुआ बाहर आया, फिर पेड़ की शाखाओं से जंगली फल तोड़कर खाने लगा। ग्रे बेयर, मेल, लेवल 11, HP 1859, स्ट्रेंथ 113। उसके स्टैट्स देखकर मैं सन्न रह गया। ये राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था। मेरी मौजूदा ताकत से अगर मैं अकेला होता तो भागकर बच सकता था, लेकिन लिटिल ग्रे नहीं बच पाता। इसलिए मैंने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दबाकर रखा ताकि वो कोई हरकत न करे। सौभाग्य से ग्रे बेयर ने हमारी गंध नहीं पकड़ी। फल खाने के बाद वो धीरे धीरे वहां से चला गया। इस खतरनाक इनकाउंटर ने मेरे अंदर एवोल्यूशन की चाहत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ग्रे बेयर और पोलर बेयर दोनों मेरे मेन्यू का हिस्सा होंगे। हम दोनों फिर कुछ देर और घूमते रहे। आखिरकार हमें एक अकेली फीमेल मस्क ऑंक्स दिखाई दी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई थी और अभी पूरी तरह एडल्ट भी नहीं हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला था। लेवल 6, HP
1058। जोखिम जितना बड़ा, फायदा भी उतना बड़ा। मैंने गहरी सांस और धीरे धीरे अपने नुकीले वुल्फ फैंग्स बाहर निकाल दी। मैंने लिटिल ग्रे को इशारा किया कि झाड़ियों में चुपचाप लेटा रहे, बिल्कुल भी हरकत न करे। ये मस्क ऑक्स कम से कम 200 से 300 किलो की थी और उसका वजन मेरे मौजूदा शरीर से कई गुना ज्यादा था। मैं धीरे धीरे बर्फीली जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ा। अगर उसके सींग का एक भी वार लग जाता तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाता। वो मस्क ऑक्स अपने झुंड से बिछड़ चुकी थी, घबराकर अपनी मां के निशान ढूंढ रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त का पूरा नजारा दूर खड़ी ग्रे व्हाइट ऑफ रोड व्हीकल में बैठी एक एक्सप्लोरर की नजरों में भी आ चुका था। उस लड़की का नाम टिफनी था। टिफनी रूस के नॉर्थ रीजन की रहने वाली थी। उम्र 23 साल, सुनहरे बाल और एम्बर कलर की आंखें। वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च स्कॉलर थी। पिछले कई दिनों से आर्कटिक में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी, साथ ही फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी चला रही थी। उसकी नजर दूर बैठे उस आर्कटिक वुल्फ पर टिकी हुई थी जो अकेले मस्क ऑक्स का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि शायद यही वही वुल्फ है जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। उसका बर्फ जैसा सफेद फर सचमुच किसी को भी प्रभावित कर सकता था। OMG, ये तो बिल्कुल पागलपन है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भी लगातार कमेंट्स आने लगे। कोई शक जता रहा था, कोई हैरान हो रहा था, तो कोई तेजी से एनालिसिस कर रहा था। उधर मेरी आंखों में सिर्फ खून की प्यास चमक रही थी। ये मस्क ऑक्स लेवल 6 की थी। HP बहुत ज्यादा था, डिफेंस भी बेहद मजबूत, लेकिन मेरी स्पीड इतनी थी कि मैं इसके साथ एंड्योरेंस बैटल लड़ सकता था। बिजली की तरह मैं आगे लपका। हवा चीरती हुई मेरी स्पीड सीधे आसमान में उछली। मैंने पंजा घुमाकर उसकी आंख पर जोरदार वार की। मस्क ऑक्स दर्द से दहाड़ उठी। उसके खुरों ने बर्फ उड़ा दी और वो पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। मैंने शरीर मोड़ा और आसानी से उसके गुस्से भरे चार्ज को डोडज कर ली। वार खाली जाने के बाद वो लड़खड़ाकर मुड़ी और फिर से हमला कर दी। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे था। टकराने से ठीक पहले मैं हल्का सा साइड में सरक गया। उसका हमला फिर खाली चला गया। उसी समय मेरे पंजे उसकी गर्दन पर चल गए। लंबे खून से भरे घाव उभर आए। मस्क ऑक्स पूरी तरह पागल हो चुकी थी, लेकिन इस बार चार्ज करते समय उसने अचानक स्पीड कम कर दी। वो पहले से मेरे डॉज डायरेक्शन पर नजर रख रही थी। ये जानवर अब सीख चुका था। मुझे भी हैरानी हुई। सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर जीने वाला मस्क ऑक्स भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकता था। फिर भी मैं नहीं रुका। मैं ऊंची छलांग लगाकर सीधे उसकी पीठ पर जा गिरा। मुंह खोलकर उसके शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे झटक कर जमीन पर गिरा दिया। उसके विशाल खुर फिर मेरी तरफ बरसने लगे। मैंने तुरंत मांस का टुकड़ा निगल लिया। डिंग! होस्ट ने मस्क ऑक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। आखिरकार एवोल्यूशन पॉइंट्स 160 तक पहुंच गए। इस शिकार का असली मकसद पूरा हो चुका था। डिंग! कांग्रेचुलेशंस होस्ट, लेवल अप टू लेवल 5। HP 500, स्पीड 90। मुझे मिले सारे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मैंने फिर स्पीड में डाल दी। स्पीड सीधे 100 तक पहुंच गई। स्पीड 100 का मतलब था पूरे आर्कटिक में मैं लगभग जहां चाहूं जा सकता था, जब चाहूं लड़ सकता था और जब चाहूं निकल सकता था। अब सामने खड़ी मस्क ऑक्स की मौत तय थी। मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और शिकार की तरफ फिर से झपटा। मेरी स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि घायल आंख वाली मस्क ऑक्स अब मुझे देख भी नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ एक सफेद साया नजर आया जो उसके शरीर से लिपट गया था। अगले ही पल मेरे दांत उसकी गर्दन में धंस गए। मस्क ऑक्स पागलों की तरह तड़पने लगी। मुझे गिराने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। मैं ऑक्टोपस की तरह उससे चिपका रहा। मेरे पंजे उसके पेट और गर्दन को लगातार चीरते रहे। एक के बाद एक नए घाव खुलते गए। दूर खड़ी टिफनी ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। अभी कुछ देर पहले तक वो उस अकेले आर्कटिक वुल्फ की चिंता कर रही थी, लेकिन एक पल में पूरा हालात पलट चुका था। उसने झुककर लाइव स्ट्रीम की तरफ देखा। व्यूअर्स की संख्या 3000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। फैनेटास्टिक! वाइल्ड नेचर सचमुच कमाल की चीज है। मुझे अपनी पिछली बात वापस लेनी पड़ेगी। टिफनी मुस्कुराई और लाइव ऑडियंस से बात करने लगी। सबका धन्यवाद। मैं इस व्हाइट वुल्फ को स्पेशल अटेंशन दूंगी। इसी दौरान मेरी लंबी हुआ गूंज उठी और आखिरकार मस्क ऑक्स धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मर चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस उभर आए। वीक डिफीट स्ट्रॉन्ग, ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग बैटल, परफेक्ट डॉज, फाइनल विक्टोरी, टारगेट एलिमिनेटेड, बैटल रेटिंग S रैंक, रिवॉर्ड 10 पोटेंशियल पोशंस, रिवॉर्ड 3 एवोल्यूशन पोशंस। मैं खुशी से सिर उठाकर लंबी हुआ करने लगा। लगता है अगर बैटल में पर्याप्त ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हों तो रेटिंग काफी ऊंची मिलती है। मैंने तुरंत मस्क ऑक्स की लाश खाना शुरू कर दिया। डिंग! होस्ट ने मस्क ऑक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +4.7। करीब 7 से 8 किलो मांस खाने के बाद मैं रुक गया। इस भोजन से मुझे 40 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। आर्कटिक में अब ठंड का मौसम पूरी तरह आ चुका था। आसमान काला पड़ चुका था। अंधेरे में मेरी नीली आंखें अब हरे प्रकाश से चमक रही थी। दूर टिफनी भी वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और उसकी गाड़ी धीरे धीरे दूर अंधेरे में गायब हो गई। मैंने फिर लिटिल ग्रे को आवाज लगाई जो अब तक छिपकर बैठा हुआ था। उसे बाहर आकर खाने को कहा। लिटिल ग्रे कई घंटों से जमीन से चिपका पड़ा था। ठंड से उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो खुशी से दौड़ पड़ा
और सीधे मस्क ओक्स की लाश पर टूट पड़ा। मैं इधर उधर घूमकर 2 मजबूत टहनियां ढूंढने लगा ताकि इस मस्क ऑक्स की लाश को घसीटकर गुफा तक ले जा सकूं। इतनी बड़ी मस्क ऑक्स पूरे वुल्फ पैक को कई दिनों तक पेट भरकर खिला सकती थी। वापसी के रास्ते में मेरी मुलाकात 3 आर्कटिक वुल्फ्स के एक छोटे वुल्फ पैक से हुई। उनमें सबसे ताकतवर नर वुल्फ भी सिर्फ लेवल 5 का था। उन्होंने मेरी गंध सूंघी और तुरंत समझ गए कि मैं आसान शिकार नहीं हूं, इसलिए समझदारी दिखाते हुए पीछे हट गए। जैसे ही मैं गुफा के पास पहुंचा, मैंने वुल्फ पापा को पेट्रोल करते हुए देखा। मैं फुर्ती से एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा और सिर उठाकर लंबी हुआ लगाई। वुल्फ पापा ने आवाज सुनते ही सिर घुमा लिया तो ये लड़का वापस आ गया। उनके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिर उतर गया। जब से वो जागे थे और उन्हें मैं लिटिल ग्रे गायब मिले थे, तब से वो लगातार परेशान थे। बेशक अल्फा वुल्फ होने के नाते वो इस बात से बेहद नाराज भी थे कि मैं बिना बताए निकल गया था, लेकिन तभी उनकी तेज सूंघने की शक्ति को खून की गंध महसूस हुई। अंधेरी रात में उन्होंने मेरे सफेद फर पर फैले खून के बड़े बड़े धब्बे देख लिए। उनके दांत तुरंत बाहर निकल आए। क्या मेरा बेटा घायल हो गया? वुल्फ पापा गुस्से में मेरी तरफ दौड़े, लेकिन पास पहुंचते ही पूरे शरीर को चाटकर जांचने लगे। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये खून मेरी बॉडी से नहीं आ रहा था। मैंने सिर घुमाकर पीछे देखने का इशारा किया। जब उन्होंने लिटिल ग्रे को मस्क ऑक्स की लाश घसीटते देखा और फिर उस विशाल शव को गौर से देखा, तो वुल्फ पापा कुछ देर के लिए पूरी तरह चुप हो गए। ये मस्क ओक्स थी। इतनी विशाल मस्क ओक्स को तो वुल्फ पापा भी आसानी से चैलेंज नहीं करते। वो तो मुझे अच्छी तरह सबक सिखाने वाले थे। लेकिन लाश देखते ही उनकी सारी बातें गले में अटक गईं। उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरा शरीर अब लगभग उनके बराबर हो चुका था। चाहे ताकत हो, चाहे शरीर का आकार, चाहे हंटिंग एबिलिटी या फिर फूड कलेक्शन, हर मामले में मैं शायद उन्हें पीछे छोड़ चुका था। वुल्फ पापा भी आगे बढ़े और मस्क ऑक्स की लाश खींचने में मदद करने लगे। वुल्फ्स की स्मेल सेंस बहुत तेज होती है, इसलिए गुफा के बाकी वुल्फ्स भी खून की गंध से जाग गए। सभी मस्क ऑक्स की लाश को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अल्फा वुल्फ अकेले शिकार करके लौटा है। लेकिन जब वुल्फ पापा ने हल्की गुर्राहट की और मेरी तरफ देखा, तब पूरे पैक को समझ आया, इस मस्क ऑक्स को मैंने अकेले मारा था। अब पूरा वुल्फ पैक मुझे अलग नजरों से देखने लगा। उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ डर भी था। कई फीमेल वुल्फ्स धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उन्होंने मेरे फर से खून साफ करना शुरू कर दी। कुछ तो धीरे धीरे अपनी पूंछ भी हिला रही थी। ये साफ साफ कोर्टशिप बिहेवियर था, मतलब वो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात ये रही कि वुल्फ मम्मी ने समय रहते दांत दिखाकर उन्हें डांट दिया, तभी वे पूंछ दबाकर दूर हट गईं। अगर वुल्फ मम्मी बीच में न आती तो मैं सचमुच फ्रीज हो जाता। आखिर अंदर से मैं अभी भी इंसान ही था। किसी फीमेल वुल्फ के साथ रोमांस वाली सिचुएशन मेरे लिए पचाना मुश्किल था। मैंने वुल्फ पापा को खाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं, बस चुपचाप जाकर लेट गए और सो गए। वुल्फ वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट ही किंग होता है, और अब मेरी ताकत सचमुच वुल्फ पापा की पोजीशन को चुनौती देने लगी थी। असल वजह यही थी कि वो इतने खामोश थे। चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आखिर उन्हें अलग पैक बनाना ही पड़ता है। वुल्फ पापा की उदासी देखकर मैंने भी फैसला कर लिया, अब मुझे अलग रहना चाहिए। लिटिल ग्रे मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था, उसे मैं जरूर साथ ले जाता। बाकी वुल्फ कब्स को भी ले जाना चाहता था, अगर वुल्फ पापा इजाजत देते तो। इसके बाद समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही आधा महीना गुजर गया। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी 4-5 बार शिकार पर गए, लेकिन नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं रहे। सबसे सफल शिकार में भी उन्हें सिर्फ एक बेबी सी लाइन मिला, लेकिन इतना मांस 8 एडल्ट आर्कटिक वुल्फ्स के लिए बिल्कुल नाकाफी था। मैंने जल्दबाजी में पैक नहीं छोड़ा, बल्कि लिटिल ग्रे के साथ मिलकर पहले एक सुरक्षित नई गुफा ढूंढने लगा। इन दिनों मैंने 50 से 60 किलो मस्क ओक्स का मांस और खाया, लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट्स अब घटकर सिर्फ 0.1 रह गए थे। लिटिल ग्रे ने मुझसे थोड़ा ज्यादा फायदा उठाया और आखिरकार लेवल 3 तक पहुंच गया। अब लेवल 3 लिटिल ग्रे मेरे कई छोटे मोटे कामों में मदद कर सकता था। मैंने सिस्टम रिवॉर्ड्स पर नजर डाली। सबसे पहले थी एवोल्यूशन पोशन। इनका इफेक्ट था शिकार खाने पर मिलने वाले एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 गुना हो जाते और ये इफेक्ट पूरे 72 घंटे तक रहता। दूसरी थी पोटेंशियल पोशन। इनकी क्षमता शरीर की छिपी हुई लिमिट्स को जगाना। पिछले कुछ दिनों में मैं 5 पोटेंशियल पोशंस पी चुका था। मेरे वुल्फ फर पहले से ज्यादा चमकदार और मुलायम हो गए थे। हड्डियां और मजबूत हो गई थी। लंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई थी। अब मैं 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्प्रिंट कर सकता था और लगातार 10 मिनट तक उस स्पीड को बनाए रख सकता था। लेकिन 5 पोशंस खत्म होने के बाद उनका इफेक्ट अब लगभग रुक गया था। मेरे पास अभी भी 5 पोटेंशियल पोशंस बची हुई थी। मैंने तय किया कि उन्हें लिटिल ग्रे, छोटी बहन और कजन सिस्टर को दूंगा। एक रात जब वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी गहरी नींद में थे, मैं चुपचाप लिटिल ग्रे, छोटी बहन और कजन सिस्टर के पास गया और तीनों को एक एक पोटेंशियल पोशन इंजेक्ट कर दी। अगली सुबह लिटिल ग्रे का फर पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिख रहा था। उसके चारों पैर भी काफी मजबूत और ताकतवर हो गए थे। वहीं छोटी बहन और कजिन सिस्टर में अभी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया, बस उनकी भूख पहले से काफी बढ़ गई थी। मैं लिटिल ग्रे को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। आमतौर
आमतौर पर पोटेंशियल पोषण का असर लगभग 3 दिन तक रहता है। इस दौरान ज्यादा एक्सरसाइज और भरपूर खाना शरीर की पोटेंशियल जगाने में बहुत मदद करता है। इस हंटिंग ट्रिप में मैंने लिटिल ग्रे को मेन हंटर की भूमिका दी। जल्द ही हमें एक लेमिंग कॉलोनी की गंध मिल गई। मेरी मंजूरी मिलते ही लिटिल ग्रे झाड़ियों में छिप गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसे हंटिंग की कुछ बेसिक स्किल्स आ चुकी थी। उसकी स्पीड लगभग 40 तक पहुंच चुकी थी, जो लेमिंग से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ आधे मिनट के अंदर ही लिटिल ग्रे के पंजों तले 7 से 8 लेमिंग्स मारे जा चुके थे। थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसने 2 से 3 लेमिंग्स मुंह में दबाए और वापस लौट आया। लिटिल ग्रे उत्साह से मेरी तरफ हुआ हुआ करने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला सफल सोलो हंट था। कुछ लेमिंग्स खाने के बाद मुझे थोड़े इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बाकी खाना मैंने लिटिल ग्रे के लिए छोड़ दी। उसने कुछ लेमिंग्स को सावधानी से बर्फ में दबा भी दिया। वो बाद में उन्हें छोटी बहन और बाकी वुल्फ्स को खिलाना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि अब लिटिल ग्रे, छोटी बहन, कजिन सिस्टर और ग्रे व्हाइट वुल्फ कब को लेकर अलग पैक बनाया। हम सब पुरानी गुफा छोड़कर नई जगह चले गए। नई गुफा पुरानी जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित। रास्ता खतरनाक और खड़ा था, लेकिन सुरक्षा बेहद शानदार थी। नई केव इतनी बड़ी थी कि उसमें दर्जनों वुल्फ्स रह सकते थे। मैंने सबको वहां बसाया और आधिकारिक तौर पर अपना खुद का वुल्फ पैक बना लिया। फिर आधा महीना और गुजर गया। पोलर नाइट पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तापमान गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दौरान मैं कई बार लिटिल ग्रे को साथ लेकर शिकार पर गया। आज हमें आर्कटिक फॉक्स का एक पूरा परिवार मिल गया। आर्कटिक कॉन्टिनेंट में फॉक्स बेहद सतर्क जानवर माने जाते हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। आज किस्मत अच्छी थी। लिटिल ग्रे घूमते घूमते उनकी मांद तक पहुंच गया था। मैंने घात लगाकर इंतजार किया और अपनी बिजली जैसी स्पीड का फायदा उठाते हुए एक एक फॉक्स को खत्म करने लगा। इस आर्कटिक फॉक्स फैमिली में एक एडल्ट मेल, 2 एडल्ट फीमेल्स और 7 कब्स थे। आखिर में मैंने 3 एडल्ट्स और 4 कब्स को मार गिराया। साथ ही एक कब को जिंदा पकड़ लिया। मैंने उस अधमरे आर्कटिक फॉक्स क्यूब को छोटी बहन और ग्रे व्हाइट वुल्फ क्यूब के सामने फेंक दिया ताकि वे हंटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर सके, और कजिन सिस्टर को उनकी निगरानी का काम सौंप दिया। इसके बाद मैंने एक एवोल्यूशन पोशन निकाली और इस्तेमाल कर ली। डिंग! होस्ट ने आर्कटिक फॉक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +12। इवोल्यूशन प्रोटीन का असर शुरू होते ही मेरी भूख विस्फोट की तरह बढ़ गई। मैं टूट पड़ा, लगातार खाता गया। एक मोटी आर्कटिक फॉक्स को पूरा निगलने के बाद मुझे लगभग 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुरंत गुफा से निकल पड़ा। अब मेरी नजर एक बहुत बड़े टारगेट पर थी, एक ग्रे बेयर, जिस पर मैं काफी समय से नजर रखे हुए था। ये एक फीमेल ग्रे बेयर थी और उसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था। इस वजह से उसकी HP और ताकत पहले से काफी कम हो चुकी थी। ऊपर से पोलर नाइट शुरू हो चुकी थी। फूड सोर्सेज कम होते जा रहे थे, इसलिए उसके लिए ताकत वापस पाना बेहद मुश्किल था। मैंने इस शिकार को काफी समय पहले टारगेट कर लिया था, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। आज मैं सिर्फ उसकी स्थिति और लोकेशन कंफर्म करने आया था। वो बाहर बेरीज और इंसेक्ट्स खा रही थी। काफी देर बाद धीरे धीरे वापस अपनी केव में चली गई। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। जब यकीन हो गया कि वो बाहर नहीं निकलेगी, तब मैं वापस लौटने लगा। लेकिन तभी मेरी हरी वुल्फ आइज ने दूर एक हल्की लाल रोशनी पकड़ ली। इंफ्रारेड कैमरा। वो एक FC टाइप इंफ्रारेड कैमरा था। लगता है पोलर नाइट के दौरान भी कुछ लोग आर्कटिक एनिमल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिस ग्रे बेयर को मैंने टारगेट कर लिया था, वो मेरा शिकार थी। मैं बिजली की तरह झपटा। 1 सेकंड से भी कम समय में कैमरा तक पहुंच गया। एक पंजे के वार से कैमरा जमीन पर गिर पड़ा, फिर 2 और वार और कैमरा पूरी तरह टूट गया। काम खत्म करके मैं तुरंत वहां से निकल गया। उधर करीब 2 किलोमीटर दूर खड़ी ऑफ रोड व्हीकल में टाइफनी अपनी टैबलेट की काली पड़ चुकी स्क्रीन को घूर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। हे भगवान, अभी जो व्हाइट शैडो दिखी थी वो क्या थी? पीछे की सीट पर सो रही उसकी दोस्त डिवाइनर भी जाग गई। वो अभी भी नींद में थी। डिवाइनर और टिफनी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट्स। पोलर नाइट शुरू होने के बाद डिवाइनर को चिंता थी कि टिफनी अकेले शूटिंग करते हुए खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो उसके साथ आ गई थी। टिफनी ने टैबलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। एक व्हाइट शैडो थी। वो बिजली की तरह आई और कैमरा तोड़कर गायब हो गई। डिवाइनर भी चौंक गई। कहीं आर्कटिक फॉक्स तो नहीं थी? आखिर दोनों ने फैसला किया कि पहले वापस जाकर नया कैमरा खरीदेंगी, फिर दोबारा यहाँ आएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, अगली बार जब वे यहाँ लौटेंगी तो शायद उन्हें सिर्फ बर्फ पर जमे कुछ पुराने खून के निशान ही देखने को मिले। गुफा में लौटकर मैं चट्टान के सहारे लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। इन 2 दिनों में मुझे अपनी ताकत रिकवर करनी थी और अपनी हालत को पीक कंडीशन तक लाना था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो टियू खोई मेरे पास चुपचाप पहरा दे रहा था। वह खुशी से हूंकने लगा और अपनी जीभ निकालकर मेरे फर को चाटने लगा। ढप्प! मैंने उसे तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। अगर सोई माँ या मेरी छोटी बहन ऐसा करती तो मैं मना नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके साथ ऐसी इंटीमेसी एक्सेप्ट कर लूं। मैं ट्यू खोई को लेकर एक चक्कर पेट्रोल पर गया, फिर वापस गुफा में लौटकर पूरे झुंड को खाने के लिए बुलाया। पेट भरकर खाने के बाद मैं गुफा के मुहाने पर लेट गया और बाहर देखने लगा। दूसरे दिन आखिरी आर्कटिक लोमड़ी भी खत्म करने के बाद मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स आखिरकार लेवल बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो गए। मैं गुफा के सामने खड़ा हुआ और उत्साह से लंबी हुंकार भरी वही रहस्यमयी ऊर्जा एक बार
बार फिर मेरे शरीर पर उतर आई। वह मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा फर और ज्यादा चमकदार और मजबूत हो गया, चारों पैर और मोटे हो गए, दांत और पंजे चाकू की धार जैसे तेज हो गए। मेरे शरीर की लंबाई 2 मीटर से भी ऊपर निकल गई और मेरी कॉम्बैट पावर भी तेजी से बढ़ गई। बधाई हो, होस्ट लेवल 6 पर पहुंच गया है। हेल्थ 600, स्पीड 110। जो अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले उन्हें मैंने फिर से पूरी तरह स्पीड में डाल दी। अब मेरी स्पीड बढ़कर 120 हो गई। इस वक्त मैं सचमुच आर्कटिक का सबसे ताकतवर भेड़िया कहलाने लायक था। मैंने बाहर फैली काली रात को देखा और एक बड़ा शिकार करने निकल पड़ा। घुप अंधेरे में मैं तेजी से उस बर्फीली ढलान तक पहुंच गया जहां वह ग्रिजली भालू रहता था। वह झाड़ियों के नीचे कीड़े ढूंढने में व्यस्त था। अचानक उसकी नाक फड़कने लगी। उसे भेड़िए की गंध मिल गई थी। वह मुड़ा और सीधे मेरी तरफ देखने लगा जो बर्फीली ढलान पर खड़ा था। फिर उसने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उस दहाड़ का मतलब साफ था, दफा हो जा यहां से। उसकी सोच में कोई भी आर्कटिक भेड़िया ऐसी दहाड़ सुनते ही पूंछ दबाकर भाग जाता, लेकिन उसने देखा कि मैं न सिर्फ नहीं भागा बल्कि उसकी तरफ और करीब बढ़ने लगा। ग्रिजली भालू हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह आर्कटिक भेड़िया उसे शिकार समझ रहा है। इसकी इतनी हिम्मत! भालू पूरी तरह आग बबूला हो गया। प्रजाति ग्रिजली भालू, लेवल 10, हेल्थ 1589, स्ट्रेंथ 102, हाई एचपी, जबरदस्त डिफेंस, खतरनाक स्टेमिना। कम्बैट पावर के मामले में वह लगभग हर स्टेट में मुझसे ऊपर था, लेकिन उसकी स्पीड सिर्फ 41 थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने दहाड़ लगाई और मौका देखकर पहले हमला कर दिया। करीब 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैं बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। इतनी भयानक स्पीड उसने शायद कभी नहीं देखी थी। उसके गुस्से में अब हैरानी भी घुल चुकी थी। उसने जल्दी से पंजा घुमाया, लेकिन उससे पहले मेरा हमला पहुंच चुका था। 120 स्पीड प्लस 60 स्ट्रेंथ। एक घातक वार सीधा उसके सिर पर पड़ा। उसके माथे पर गहरा जख्म खुल गया और ताजा खून बहने लगा। भालू दर्द से पागलों की तरह दहाड़ उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पहली ही भिड़ंत में वह घायल हो गया। मैं पलटकर पीछे हटा और फिर से उसके शरीर पर पंजा मारा, लेकिन इस बार ज्यादा असर नहीं हुआ। ग्रिजली पहले ही अपना पंजा उठाकर डिफेंस में आ चुका था। मेरी 60 स्ट्रेंथ उसकी मोटी खाल और मजबूत शरीर को पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। उसी समय भालू ने मौका पकड़ लिया। उसका विशाल पंजा मेरे सिर पर टूट पड़ा। मैं तेजी से पलटा और बाल बाल बच गया। उसका वार बर्फ पर पड़ा और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। 100 से ऊपर स्ट्रेंथ वाला यह ग्रिजली वाकई डरावना था। अगर उसका एक भी वार सीधे लग जाता तो शायद मेरी 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाती। मुझे लगातार उसे जख्मी करके उसका हेल्थ धीरे धीरे खत्म करना था। मैंने फिर दहाड़ लगाई और दोबारा हमला किया। भालू अपनी लाल आंखों से मुझे घूरता रहा और फिर विशाल पंजा मेरी ओर घुमाया। धड़ाम! भेड़िए का पंजा और भालू का पंजा जोरदार टक्कर से भिड़ गए। उसकी स्ट्रेंथ मुझसे 40 से भी ज्यादा पॉइंट ऊपर थी। उस टक्कर ने मुझे कई मीटर पीछे उछाल दिया। काफी दूर जाकर मैं खुद को संभाल पाया। इस खूनी लड़ाई ने मेरे अंदर छिपी जंगली प्रवृत्ति को पूरी तरह जगा दिया था। जैसे ही उसे बढ़त मिली, भालू तुरंत मेरी तरफ झपटा। मैं तेजी से झुका, उसकी बगल से निकला और उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। फिर एक पंजा, दूसरा पंजा, तीसरा पंजा, लगातार उसके गर्दन और कंधे के पीछे गहरे वार करता गया। 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे जख्म खुल गए और खून बहने लगा। भालू लड़खड़ा गया, लगभग बर्फ पर गिर ही पड़ा था। पीठ की जलती हुई पीड़ा ने उसे और ज्यादा पागल बना दिया। इसके बाद दर्जनों राउंड तक खूनी संघर्ष चलता रहा। अब उसके शरीर पर 10 से ज्यादा खुले घाव थे। खून लगातार टपक रहा था और बर्फ को लाल रंग में रंग रहा था, लेकिन उसका हेल्थ पूल अभी भी बेहद मोटा था। उसकी खतरनाक किलिंग इंटेंट जरा भी कम नहीं हुई थी। उसे मानना पड़ा कि यह आर्कटिक भेड़िया सचमुच बेहद ताकतवर था, लेकिन उसके हिसाब से इतना काफी नहीं था कि कोई उसका शिकार कर सके। मेरा शिकार करना चाहता है, अभी बहुत कच्चा है। उसी दबाव के बीच मैंने अपना टैलेंट एक्टिवेट कर दिया, हंटर टैलेंट। मेरी हरी भेड़िया आंखें अचानक खून जैसी लाल चमकने लगी। मेरे चारों पैर और मोटे हो गए, मांसपेशियां उभर आईं। मेरे पंजे लंबे होकर और ज्यादा धारदार बन गए। उन पर मौत जैसी ठंडी धूसर चमक झिलमिलाने लगी। एक गूंजती हुई दहाड़ के साथ मैं धुंधली परछाई बनकर सीधे ग्रिजली की ओर झपटा। मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ग्रिजली ने मेरे ओरा में आया बदलाव महसूस कर लिया। अब तो उसे मेरा शरीर साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लिए पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा था। धड़ाम! एक भयानक वार उसके शरीर पर पड़ा। यह ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। भालू गुस्से से दहाड़ा और पूरी शक्ति के साथ जवाबी हमला किया। भालू का पंजा और मेरा पंजा फिर जोरदार टक्कर से भिड़े, लेकिन इस बार मैं हवा में नहीं उड़ा। मैं सिर्फ एक कदम पीछे खिसका, जबकि ग्रिजली भालू भी आधा कदम पीछे खिसक गया। उसे शायद कभी सपने में भी नहीं लगा होगा कि कोई आर्कटिक भेड़िया उसकी बराबरी की ताकत रख सकता है। मेरा बिजली जैसी तेज और बेहद खूंखार हमला फिर से उस पर टूट पड़ा। पहला पंजा सीधा उसकी गर्दन पर लगा और एक इतना गहरा घाव बना दिया कि सफेद हड्डी तक दिखाई देने लगी। दूसरे पंजे ने उसकी पीठ से मांस का बड़ा टुकड़ा उधेड़ दिया। तीसरे पंजे ने उसके पंजे को चीरकर खून से लथपथ कर दी।
इसके बाद मैंने लगातार न जाने कितने वार और कर डाले। अब ग्रिजली भालू को पूरे शरीर में सिर्फ असहनीय दर्द ही महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसने आखिरी बार दहाड़ लगाई। ये उसकी अडिग लड़ने की इच्छा का ऐलान था। लेकिन जब मैं बिजली जैसी स्पीड लेकर एक बार फिर उस पर टूटा तो मेरे पंजे सीधे उसके सिर पर जा लगे और आखिरकार वह हार गया। 600 किलो से भी ज्यादा वजन, उसका विशाल शरीर बर्फ पर धड़ाम से गिर पड़ा। गिरने के बाद भी वह भारी भारी सांसें ले रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। खून लगातार बह रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे मौत का डर भरने लगा। मैं अपनी ठंडी हरी आंखों के साथ उसके सामने पहुंच, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी वार किया और उसकी बची खुची जीवन शक्ति भी छीन ली। आओ, मेरी भेड़िए वाली हुआंकार रात के अंधेरे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। यह खूनी जीवन मरण का युद्ध आखिरकार समाप्त हो चुका था। उसी समय मेरे सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन उभर आई। कमजोर होकर ताकतवर को हराया। खूनी जीवन मरण युद्ध, सटीक डॉज, भीषण लड़ाई, अंतिम विजय, लक्ष्य मृत्यु, बैटल रेटिंग S+, इनाम प्राप्त D रैंक रिकवरी टैलेंट, इनाम प्राप्त एक स्ट्रेंथनिंग सीरम, इनाम प्राप्त 10 एवोल्यूशन पोशन। पहली बार S+ रेटिंग मिलने का इनाम वाकई बहुत जबरदस्त था। रिकवरी टैलेंट, D रैंक, घाव भरने की स्पीड कई गुना बढ़ेगी। जहर से इम्यूनिटी, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी, प्रभाव परमानेंट। मेरी आंखें चमक उठी। ये टैलेंट मेरी सर्वाइवल एबिलिटी को एक नए स्तर पर पहुंचाने वाला था। जहर से इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से इम्यूनिटी, ये तो सचमुच ओवर पावर्ड टैलेंट था। मैंने तुरंत एक एवोल्यूशन पोशन इस्तेमाल किया और फिर ग्रिजली भालू का मांस खाना शुरू कर दिया। टिंग, होस्ट ग्रिजली भालू का मांस खा रहा है। 24 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सिर्फ पहला कौर खाते ही मैं खुशी से झूम उठा। भालू का मांस बेहद ताजा, नरम और चर्बी से भरपूर था। खाने में कमाल का स्वाद। कुछ ही देर में मैं 6 से 7 किलो मांस साफ कर गया और 170 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स कमा लिए। उसके बाद मैं भालू की गुफा के आसपास घूमकर देखने लगा। यहाँ कुछ भालू के बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन उनका कोई निशान नहीं था। शायद किसी दूसरे शिकारी जानवर ने उन्हें पहले ही उठा लिया था, लेकिन मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं था। मैंने सीधे भालू की लाश घसीटनी शुरू की और उसे अपनी गुफा की ओर ले जाने लगा। रास्ते में खून की गंध से कई शिकारी जानवर आकर्षित होकर आ गए। उनमें से एक नर जानवर तो भूख से लगभग पागल हो चुका था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह मौका देखकर एक टुकड़ा चुराने की सोच रहा था, लेकिन मेरी 120 स्पीड के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा। उसकी कई हड्डियां टूट गईं। मैंने उसे मारा नहीं, बस बाकी शिकारी जानवरों को चेतावनी देना चाहता था और यह तरीका कारगर साबित हुआ। आसपास मौजूद सभी शिकारी चुपचाप पीछे हट गए। मेरे जाने के बाद ही वे घायल जानवर पर टूट पड़े। उसकी दर्दनाक चीख कुछ देर तक गूंजी, फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। गुफा में लौटकर मैंने सिर उठाकर लंबी हुंकार भरी और ट्यू खोई को बुलाया। ट्यू खोई भागता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर मेरे पीछे पड़े, विशाल ग्रिजली भालू के शव पर पड़ी। उसके सारे बाल खड़े हो गए। वह कई बार मेरे साथ बाहर जा चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि ग्रिजली भालू कितना खतरनाक होता है, लेकिन जब उसे समझ आया कि भालू मर चुका है, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उनमें सिर्फ श्रद्धा और एडमिरेशन दिखाई दे रही थी। डप! मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। मतलब साफ था, काम पर लग जा। जब ग्रिजली भालू की लाश गुफा के अंदर लाई गई तो मेरी छोटी बहन, चचेरी बहन और छोटा सफेद भूरा भेड़िया सब के सब दंग रह गए। मेरी चचेरी बहन ने सबसे पहले मेरे शरीर पर मौजूद घाव देखे। वह तुरंत मेरे पास आई और प्यार से मेरे घाव चाटने लगी। भेड़ियों की लार में इन्फेक्शन रोकने की क्षमता होती है, लेकिन मेरी हीलिंग एबिलिटी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी उसकी चिंता भरी नजर देखकर मैंने उसे नहीं रोका। मैं नीचे लेट गया और आराम करने लगा। हीलिंग टैलेंट की वजह से मेरे घाव बेहद तेजी से भरने लगे। समय बीतता गया। 3 दिन बाद मेरे घाव लगभग ठीक हो चुके थे, जब तक कोई जानलेवा लड़ाई ना हो। अब ये चोटें मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी। हीलिंग टैलेंट इतना ताकतवर था कि मेरे कुछ दिनों का आराम दूसरों के 1 महीने की रिकवरी के बराबर था। उसी दौरान टिफनी फिर से उस ग्रिजली भालू को ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपना फ्लाई कैम्प भालू की मांस तक उड़ाया, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार मांस से ज्यादा दूर नहीं, उसे जमीन पर जमा हुआ खून का एक विशाल तालाब दिखाई दिया। ओह माय गॉड, यहाँ जरूर कोई भयानक लड़ाई हुई है। वह तुरंत गाड़ी से उतरी और जांच करने लगी। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी कमेंट सेक्शन में चर्चा करने लगे। फ्लाईकैम द्वारा रिकॉर्ड किए गए पद चिन्ह बहुत हद तक किसी भेड़िए के पैरों के निशान जैसे लग रहे थे। एक पक्ष तो पक्का व्हाइट वुल्फ का ही होगा। हाँ, क्या व्हाइट वुल्फ ताउल हुआ नापमा हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त टिफनी के दिल में जबरदस्त शौक था। आखिर कौन सा जानवर था जिसने ग्रिजली बेयर का शिकार करने की हिम्मत की? काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह गाड़ी चलाकर उस आइस फील्ड की तरफ जाएगी और पोलर बेयर की फुटेज रिकॉर्ड करेगी। उधर गुफा में श्याओ हुई के शरीर का टेम्परेचर डराने वाली हद तक बढ़ चुका था। उसका पूरा शरीर और भी गहरे स्लेटी रंग का हो गया था। मुझे लगा कि कहीं यह बीमार तो नहीं पड़ गया, इसलिए मैंने तुरंत स्टेटस पैनल खोला। तभी पता चला कि यह लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू करने की कगार पर था। बस एक नींद के बाद यह छोटा सा शैतान सीधे लेवल अप कर जाएगा। मैंने फिर सिस्टम द्वारा मिले
से स्ट्रेंथनिंग सीरम का अध्ययन करना शुरू किया। इस सीरम को पीने के बाद शरीर के ऑर्गन्स और चारों पंजों में से किसी एक को रैंडमली स्ट्रेंथन किया जा सकता था। 70% सक्सेस रेट देखकर मैंने इसे आजमाने का फैसला कर लिया। डिंग, क्या आप स्ट्रेंथनिंग सीरम का उपयोग करना चाहते हैं? यूज नाउ। जैसे ही सीरम शरीर में गया, आग जैसी तपती एनर्जी की एक धारा मेरे भीतर फूट पड़ी। वह जहां जहां गुजरती वहां ऐसा दर्द होता मानो मुझे जिंदा जलाया जा रहा हो। वह शक्ति लहरों की तरह उमड़कर मेरे दाहिने अगले पंजे में जमा होने लगी। ग्राउल, बहुत दर्द हो रहा था। यह सामान्य फिजिकल पेन बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर हड्डी, हर ब्लड वेसल को भट्टी में पकाया जा रहा हो। यहाँ तक कि शरीर के अंदरूनी ढांचे को भी दोबारा फोर्ज किया जा रहा हो। गुफा के अंदर छोटी मादा भेड़िया घबराकर धीमी गुर्राहट निकालने लगी। वह मेरे फर को चाट रही थी, जबकि श्याओ हुई का पूरा शरीर सतर्क होकर खड़ा हो गया था। वह चारों तरफ चौकन्नी नजरों से देखने लगा कि आखिर किस चीज ने मुझे घायल किया है। वह बड़ी सावधानी से सूंघ सूंघ कर वजह तलाश रहा था। मैंने अपने दांत भींच लिए और उस भयानक दर्द को सहने की कोशिश की। यह एनर्जी लगातार मेरे दाहिने अगले पंजे में जमा हो रही थी, जिससे हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनती जा रही थी। सेल्स भी लाइफ फोर्स से भर उठे। बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर छिपी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। 1 घंटा बीतने के बाद वह एनर्जी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मैंने सिर उठाकर लंबी हाउल भरी, फिर बिजली की तरह गुफा से बाहर निकल गया और बर्फ के ढेर पर पूरी ताकत से एक पंजा मारा। धड़म, बर्फ तुरंत टूटकर चारों तरफ बिखर गई। बहुत पावरफुल। मेरे दाहिने अगले पंजे से निकली ताकत अब लगभग उतनी ही थी जितनी मेरी हंटिंग टैलेंट एक्टिवेट होने पर निकलती थी। अगर अब मुझे उस ग्रिजली बेयर से फिर लड़ना पड़े तो मैं पहले जैसी बुरी हालत में बिल्कुल नहीं पहुंचू। अगले 10 दिनों तक आर्कटिक अब भी शांत अंधेरे में डूबा रहा। शिकार करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई प्रेडेटर्स तो अब एक दूसरे का ही शिकार करने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि मेरे पास जमा किया हुआ फूड अब भी काफी था। आर्कटिक रीनेडियर का मांस पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन ग्रिजली बियर का 150 किलो से ज्यादा मांस अभी भी बचा हुआ था। इन दिनों मेरी एपेटाइट भी बहुत बढ़ गई थी। अकेले मैंने ही 50 किलो से ज्यादा बेयर मीट चट कर दिया था। इस मीट ने मुझे काफी इवोल्यूशन पॉइंट्स भी दिए, जिससे लेवल 7 की राह पर मेरा कदम और मजबूत हो। मेरे सारे घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे और ताकत फिर से पीक स्टेट पर लौट आई थी। जहां तक श्याओ हुई की बात है, लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वह लगातार 3 दिन और 3 रात तक मरे हुए की तरह सोता रहा। लेकिन इस बार का अपग्रेड बेहद बड़ा था। की और ब्लड 513, स्ट्रेंथ 51, स्पीड 50। एक म्यूटेंट स्पीसीज होने के नाते उसके ये स्टैट्स किसी सामान्य लेवल 5 आर्कटिक वुल्फ के बराबर पहुंच चुके थे। अगर अब चाओ हुए अपने वुल्फ फादर से लड़ता तो कम से कम 30% विन रेट जरूर रखता। उसकी असली कॉम्बैट पावर जांचने के लिए आज मैं उसे हंट पर लेकर निकला। श्याओ हुई को वैंगार्ड की जिम्मेदारी दी गई। अकेले उसने एक फियर्स बीस्ट को हरा दिया और 2 आर्कटिक रैबिट्स भी छीन लाया। जीत की खुशी में वह एक्साइटेड होकर जोर जोर से हाउल करने लगा। एक म्यूटेंट होने के कारण उसकी स्टेमिना और डैमेज रेजिस्टेंस सामान्य आर्कटिक वुल्फ से कहीं ज्यादा थी। गुफा लौटने के बाद श्याओ हुई ने रैबिट मीट अपनी कजन छोटी मादा भेड़िया और ग्रे व्हाइट वुल्फ कूप के साथ बांट दिया और खुद स्वेच्छा से गार्ड ड्यूटी संभाल ली। मैं गुफा के बाहर लेटा हुआ दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। सामने था एक डार्क और बोन चिलिंग आर्कटिक। पोलर नाइट को शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। बस 2 महीने और फिर सनलाइट दोबारा दिखाई देगी। उस समय माइग्रेटोरी एनिमल्स वापस लौट आएंगे और लाइफ का एक नया ब्रीडिंग साइकिल शुरू होगा। लेकिन उससे पहले आने वाले ये 2 महीने फूड शॉर्टेज की वजह से सभी प्रेडेटर्स के लिए बेहद कठिन साबित होने वाले थे और मुझे इस समय का पूरा फायदा उठाना था। लगातार एवोल्यूशन करते हुए आर्कटिक का ट्रू किंग बनना था। मैं श्याओ हुई को साथ लेकर फिर से इस विशाल स्नोफील्ड पर निकल पड़ा। हम दोनों ने बहुत बड़े इलाके की सर्च की, लेकिन आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा। इस घने अंधेरे में पूरी दुनिया जैसे डेड साइलेंस में डूबी हुई थी। मैं स्नो स्लोप पर खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। दूर, बहुत दूर आइस फील्ड वाले इलाके में हल्की सी ऑरोरा की चमक दिखाई दे रही थी। उसके अलावा कहीं भी लाइफ का कोई साइन नहीं था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उस आइस फील्ड में जाकर देखा जाए। आमतौर पर वहां पोलर बेयर्स घूमते रहते थे, इसलिए आर्कटिक वुल्व्स उस क्षेत्र में बहुत कम जाते थे। लेकिन आइस एज वाले इलाकों में मरीन क्रीचर्स की भरमार रहती थी, इसलिए फूड भी काफी मिल जाता था। कुछ ही देर बाद मुझे दूर कहीं टिमटिमाती लाइट्स दिखाई दी। मैं रुक गया और ऊंचाई से नीचे देखने लगा। मेरे बगल में खड़ा श्याओ हुई तुरंत झुक गया और अटैक पोजीशन में आ गया। मैं इस चीज को पहचानता था। एक ऑन ऑफ रोड व्हीकल, शायद वही गाड़ी थी जिसे मैंने पिछली बार मस्क ऑंक्स का शिकार करते समय देखा था। लगता है गाड़ी में बैठा कैमरा क्रू अभी आइस फील्ड से शूटिंग करके लौट रहा था। ऐसी पिच ब्लैक नाइट और भयंकर स्नोस्टॉर्म में भी जान जोखिम में डालकर शूटिंग कर रहे थे। सच में काफी डेडिकेटेड थे ये लोग। वो ऑफ रोड व्हीकल जल्दी ही नजरों से ओझल हो गई। गाड़ी में बैठे लोगों को मेरी मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं चला। मैं और श्याओ हुई बर्फीली ढलान पर खड़े थे। अंधेरे की ओट मिलने की वजह से हमें देख पाना बेहद मुश्किल था। हम दोनों आइस फील्ड की तरफ बढ़ते रहे और ज्यादा देर नहीं लगी कि वहां पहुंच गए। आइस फील्ड का इलाका बाकी जगहों की तरह पूरी तरह काला नहीं था।
आसमान में अनगिनत औरोरा चमक रही थी। औरोरा के आकार अनगिनत थे, रंग भी बेहद शानदार। लाल, बैंगनी और नीले रंग आपस में घुल मिलकर धीरे धीरे आसमान में तैर रहे, इतना खूबसूरत कि दिल थम जाए। यह सचमुच मदर नेचर की बनाई हुई एक बेमिसाल मास्टरपीस थी। उस शानदार औरोरा की रोशनी के नीचे मैंने बर्फ पर एक सील कॉलोनी को आलस से लेटे हुए देखा। ग्रे सील्स लेवल 8, ची और ब्लड 1523। इस सील ग्रुप की ताकत बस ठीक ठाक ही थी। आमतौर पर ये समुद्र में छोटी मछलियां और झींगे खाते थे। अगर 1-on-1 लड़ाई हो जाए तो मैं आसानी से जीत सकता था, लेकिन ये सील्स बर्फ की दरार के किनारे बहुत पास लेटे हुए थे। अगर मेरा पैर फिसलकर समुद्र में गिर गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यही था कि सावधानी बरती जाए। ये पहली बार था जब श्याओ हुई आइस फील्ड आया था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। वह कभी बाईं तरफ उछलता, कभी दाईं तरफ। फिर वह बर्फ की एक दरार के पास गया और समुद्र का पानी छककर देखा। पानी इतना खारा था कि उसने तुरंत पीना छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल वह बर्फ पर पेट के बल लेट गया और नीचे तैरती मछलियों को घूरने लगा। उसने एक लंबी हुंकार भरी और पंजा नीचे मारकर कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। गुस्से में उसके गले से गुर्राने की आवाज निकलने लगी। उसकी गुर्राहट सुनकर सातों सील्स उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। मैं भी बर्फ की दरार के किनारे पहुंचा और नीचे तैरती मछलियों को देखने लगा। फिर मैंने अचानक अपना पंजा पूरी ताकत से नीचे मारा। मेरे पंजे ने एक मछली की पीठ चीर दी। लाल खून तुरंत पानी में फैल गया। आर्कटिक ओशन की मछलियां बेहद आक्रामक और फुर्तीली होती। शिकार चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन खून की गंध ने और ज्यादा मछलियों को आकर्षित कर लिया। जब से मैं वुल्फ बनकर पुनर्जन्म लिया था, तब से मैंने कभी मछली का स्वाद नहीं चखा था। मैंने श्याओ हुई को इशारा किया कि वह एक तरफ पहरा दे। फिर मैं पूरी तरह आइस होल पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही देर बाद लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक आर्कटिक फिश तैरती हुई आई। मैंने दाहिना पंजा पूरी ताकत से नीचे मारा। पानी में एक छोटा सा व्हर्लपूल बन गया। मेरे तेज पंजे उसकी चमड़ी और शल्कों को चीरते हुए उसके शरीर में ढस गए। मछली पागलों की तरह तड़पने लगी, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई। मैंने एक और पंजा मारा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। यह देखकर पास पड़े सील्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वैसे ही आर्कटिक वुल्व्स का आइस फील्ड में शिकार करने आना बहुत दुर्लभ था, और यह विशाल आर्कटिक वुल्फ तो मछलियां भी पकड़ रहा था। मैंने मछली का पेट फाड़ा और खाना शुरू कर दिया। डिंग! होस्ट ने फ्रेश आर्कटिक फिश खाई। 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सिर्फ पहला निवाला खाते ही अच्छे खासे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। मछली का मांस बेहद ताजा और स्वादिष्ट था, नरम, लचीला और हल्का चबाने वाला। स्वाद में आर्कटिक रिनेडियर के मांस से बिल्कुल कम नहीं। मैंने फैसला किया कि कुछ और मछलियां पकड़ी जाएं। फिर मैंने सीधे एवोल्यूशन पोशन की तरह मछली निगलना शुरू कर दिया। डिंग! होस्ट ने फ्रेश आर्कटिक फिश खाई। 11.5 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। करीब 3 किलो मछली देखते देखते मेरे पेट में पहुंच गई। अब फिश हंटिंग जारी रखनी थी। मैंने खून लगी मछली की खाल आइस होल में फेंक दी ताकि वह बेट का काम करे। कुछ ही देर बाद एक और आर्कटिक फिश वहां आ पहुंची। इस बार मेरा हमला बेहद तेज, सटीक और घातक था। मैंने उसे तुरंत दबोच लिया। उसका आधे से ज्यादा हिस्सा मैंने पहरा दे रहे श्याओ हुई की तरफ फेंक दिया। वह खुशी से कूं कूं करने लगा। फिर लगातार 3 आर्कटिक फिश पकड़ डाली। यह देखकर सील्स भी हैरानी भरी आवाजें निकालने लगे। लेकिन तभी मेरी नजर एक विशाल मछली पर पड़ी। उसकी लंबाई कम से कम 1.3 से 1.4 मीटर थी। वह नॉर्दर्न पाइक जैसी दिख रही थी। लेवल 5, की एंड ब्लड 869, स्ट्रेंथ 56। यह एक बेहद बड़ी और खूंखार शिकारी मछली थी। इसके जबड़ों की काट बेहद खतरनाक थी। मैंने आंखें सिकोड़ ली। यही है मेरा टारगेट। मैंने खून लगी मछली की खाल फिर से पानी में फेंक दी। तेज खून की गंध तुरंत फैल गई। वह नॉर्दर्न पाइक अपनी पूंछ हिलाते हुए सीधे आइस होल की तरफ तैर आई। उसने खाल को मुंह में लिया, फिर थूक दिया और वापस मुड़ने लगी। उसी पल मैंने मौका देखकर अपना दाहिना पंजा पूरी ताकत से नीचे मारा। मेरे तेज पंजे उसकी मोटी शल्कों वाली चमड़ी को चीरते हुए आर पार घुस गए। दर्द से तड़प कर वह पलटी और अपने नुकीले दांतों से मेरे पंजे को काटने दौड़ी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पंजे उसकी निचली जबड़े को भी चीर डालेंगे। उसका जबड़ा आर पार छेद कर मेरा पंजा उसमें फंस गया। छपाक छपाक! पानी चारों तरफ उछलने लगा। वह नॉर्दर्न पाइक पागलों की तरह तड़पने लगी। पानी के भीतर 50 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जीव कोई मामूली चीज नहीं था। मुझे अपना शरीर संभालने के लिए बाएं पंजे से बर्फ पर जोरदार प्रहार करना पड़ा। रस्साकशी जैसी इस लड़ाई के दौरान वह नॉर्दर्न पाइक बार बार अपने नुकीले दांतों से मेरी गर्दन के फर को काटने लगी, लेकिन मेरी चमड़ी बेहद मजबूत और लचीली थी। वह उसे भेद नहीं सकी। फिर भी उसकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा थी कि मुझे दर्द महसूस हुआ। जब वह लगातार काटने में व्यस्त थी, तभी मैंने दाहिने पंजे में पूरी ताकत भर दी। मेरे पूरे शरीर की शक्ति एक साथ फूट पड़ी और मैंने उस 1 मीटर से भी लंबी विशाल नॉर्दर्न पाइक को बेरहमी से आइस होल से बाहर घसीट लिया। ढप्प!
पानी से बाहर आते ही वह बेतहाशा तड़पने लगी, लेकिन उसकी ताकतवर पूंछ अब सिर्फ बर्फ और बर्फीले कणों को उड़ाने तक ही सीमित रह गई थी। मैंने अपना दाहिना पंजा उठाया और उसके सिर पर लगातार कई वार की। धड़म धड़म धड़ाम। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह निश्चल हो गई। श्याओ हुई ने जब अपने बड़े भाई को इतनी विशाल मछली पकड़ते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर सील्स भी एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। जाहिर सी बात है, मछली पकड़ना तो सील्स की स्पेशलिटी होती है, लेकिन उनके सामने खड़ा यह आर्कटिक वुल्फ आखिर क्या चीज। ये नॉर्दर्न पाइक करीब 40 से 50 किलो भारी थी। दिखने में काफी बड़ी थी, लेकिन वजन उतना ज्यादा नहीं था। मैंने श्याओ हुई को कहा कि वह मछली को गुफा तक खींच कर ले जाए, लेकिन जैसे ही मैं बर्फीली चट्टान छोड़कर जाने वाला था, मेरी बेहद संवेदनशील सिक्स्थ सेंस अचानक वार्निंग देने लगी। एक भयानक खतरे का एहसास पूरे शरीर में दौड़ गया। लेवल 6 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद पहली बार मुझे इतना खतरनाक सिग्नल महसूस हुआ था। मैं तुरंत रुक गया। अगले ही पल सामने मौजूद एक विशाल आइस होल से एक एडल्ट मेल पोलर बेयर बाहर निकला। उसका शरीर बेहद विशाल था और उसे खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रही थी। वह पानी से बाहर आ रहा था और उसके मुंह में 3 मीटर से भी लंबी एक बेलुगा वेल दबी हुई थी। बर्फ पर चढ़ने के बाद उसने वेल की लाश को सीधे बर्फ पर फेंक दी। धड़ाम। भारी शव के गिरते ही पूरी आइस शीट हिल उठी। एडल्ट मेल पोलर बियर, लेवल 6, की एंड ब्लड 2651, स्ट्रेंथ 169, डिफेंस 167, स्पीड 69। बहुत ज्यादा पावरफुल। अब समझ आया कि मुझे इतना खतरनाक एहसास क्यों हो रहा था। ये पोलर बेयर उस ग्रिजली बेयर से कई गुना ज्यादा ताकतवर था जिसे मैंने कुछ समय पहले मारा था। यह जमीन पर भी खतरनाक था और पानी में भी बेमिसाल। स्टेमिना, स्ट्रेंथ और डिफेंस तीनों में इसे लगभग इनविंसिबल कहा जा सकता था। वाकई यह नेचर का फेवर्ड क्रिएचर था। हालांकि आज इस पोलर बेयर ने बेलुगा वेल का शिकार किया था, इसलिए इसकी काफी एनर्जी खर्च हो चुकी थी। उसने हमारी नॉर्दर्न पाइक भी देखी, लेकिन वह समझ गया कि उसका टारगेट हम नहीं हैं, इसलिए उसने हमारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वह सीधे वेल की लाश पर चढ़ गया और उसे खाने लगा। मैंने राहत की सांस ली। फिर श्याओ हुई को इशारा किया कि मछली मुंह में दबाकर पीछे हट जाए। श्याओ हुई ने अपने कांपते शरीर को मुश्किल से संभाला। उसने मछली को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं भी जान बचाकर भागा नहीं। एक वजह यह थी कि मेरी स्पीड पोलर बियर से ज्यादा नहीं थी। दूसरी वजह यह थी कि वाइल्ड नेचर में कभी भी डर जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना सामने वाले शिकारी की हंटिंग इंस्टिंक्ट जाग सकती है। गुफा लौटते समय श्याओ हुई ने हीरो बनने की कोशिश की। वह अकेले नॉर्दर्न पाइक को पहाड़ पर खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले सफल नहीं हुआ। आखिर में उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह में बर्फ भर गई। आखिरकार मछली मुझे ही खींचकर लानी पड़ी। गुफा पहुंचने के बाद मैंने करीब 7 से 8 किलो ताजा फिश मीट निकालकर कजन वुल्फ, लिटिल फीमेल वुल्फ और व्हाइट ग्रे वुल्फ कूब के सामने डाल दी। लेकिन आज तीनों ने पहले ही ग्रिजली बियर का मांस भरपेट खा रखा था। सबके पेट गोल मटोल होकर फूल गए थे, इसलिए वे सिर्फ मछली को सूंघ कर देखने लगे। वे शायद ही कभी गुफा से बाहर निकले थे, इसलिए आर्कटिक ओशन की मछलियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। श्याओ हुई उनके पास जाकर पूरी शान से बताने लगा कि यह फिश कितनी स्वादिष्ट और जूसी है। छोटी मादा भेड़िया अपना गोल पेट थपथपा रही। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया। कजिन वुल्फ ने थोड़ा सा स्वाद चखा और फिर खाना छोड़ दिया। वैसे भी खाना गुफा में रखा था, जब मन करेगा तब खा लेंगे। मैं नॉर्दर्न पाइक का पेट फाड़ कर खाने लगा। डिंग। होस्ट ने नॉर्दर्न पाइक खाई। 15 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। नॉर्दर्न पाइक काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स देती थी और उसका मांस भी बेहद स्वादिष्ट। अचानक मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने लगातार काट काट कर लगभग 13 से 14 किलो फिश मीट साफ कर दिया। भरपेट खाने के बाद मैंने श्याओ हुई को बुलाकर बाकी मांस खाने दिया और खुद धीरे धीरे गुफा के मुहाने तक चला गया। दूर क्षितिज की तरफ देखते हुए अचानक मुझे वुल्फ फादर और वुल्फ मदर की याद आने लगी। घर छोड़े हुए काफी समय हो चुका था। अब उनसे मिलने लौटने का समय आ गया था। अगली सुबह मैं फिर श्याओ हुई को साथ लेकर आइस फील्ड की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने श्याओ हुई को कुछ आर्कटिक राइट्स का शिकार करने दिया ताकि उन्हें बैट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस बार आइस फील्ड पर काफी जीव मौजूद थे। सील्स भी थे और कई बर्ड्स भी, लेकिन उनका शिकार करना आसान नहीं था। जो जीव इतनी लंबी पोलर नाइट में जिंदा बचे थे वे सभी बेहद सतर्क। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पोलर बियर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने श्याओ हुई को पहरा देने को कहा और खुद फिश हंटिंग शुरू कर दी। मैंने आर्कटिक राइट का पेट चीरकर उसे आइस होल में फेंक दिया। खून की तेज गंध तुरंत फैल गई। कुछ ही देर में कई मछलियां वहां पहुंच गईं और चारे के लिए लड़ने लगी। मैं धैर्य से सही मौके का इंतजार करता रहा। फिर अचानक पंजा मारा और लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर लंबी एक नॉर्दर्न पाइक बाहर खींच ली। इसके बाद मैंने सिर उठाकर आसपास देखा। बर्फ पर काफी मरीन गार्बेज जमा था। दुनिया के अलग अलग समुद्रों से बहकर आया कचरा यहाँ पहुंचकर मोटी बर्फ में फंस गया था। मैंने सूंघते सूंघते एक छोटी फिशिंग नेट निकाल ली। वह अभी भी काफी सही हालत में थी। मछलियां ढोने के लिए यह नेट बहुत काम की चीज थी। सिर्फ मुंह से उठाने की तुलना में इससे कहीं ज्यादा मछलियां ले जाई जा सकती थी। नेट लेकर मैं वापस आइस होल के पास पहुंचा और दोबारा फिश हंटिंग शुरू कर दी। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि मेरा हार्वेस्ट पूरा हो गया। मैंने कुल 7 बड़ी छोटी मछलियां पकड़ ली। सभी को मिलाकर वजन 35 किलो से भी ज्यादा था।
अगर यह सब वुल्फ फादर और वुल्फ मदर के लिए गिफ्ट बनाकर ले जाऊं तो उन्हें जरूर बड़ा सरप्राइज मिलेगा। दाना खत्म होने के बाद मैंने श्याओ हुई को फिशिंग नेट का किनारा मुंह में पकड़कर खींचना सिखाया। उसकी बुद्धि सामान्य भेड़ियों से कहीं ज्यादा थी। बस कुछ बार देखकर ही श्याओ हुई ने यह ट्रिक सीख ली। वह हैरान था कि सिर्फ एक पतली सी रस्सी मुंह में पकड़कर इतनी सारी मछलियों को घसीटा जा सकता है। उसके छोटे से दिमाग में मानो एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। वापसी के रास्ते में हमें कोई पोलर बेयर नहीं मिला। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी पसरी हुई थी। ये उन तमाम प्रेडेटर्स की दयनीय हालत दिखा रही थी। उनमें से ज्यादातर अपनी ताकत बचाने के लिए गुफाओं में पड़े पड़े बस किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे थे, उस हल्की सी रोशनी का इंतजार जो एक दिन फिर आसमान में दिखाई देगी। थोड़ा हिसाब लगाया तो पता चला कि लगभग 1 महीने बाद इस इलाके की पोलर नाइट खत्म हो जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगी और हम वुल्फ फादर और वुल्फ मदर की गुफा तक पहुंच गए। इस परिचित स्टोन केव को देखते ही मेरे मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ पड़ी। जब मैं पहली बार पैदा हुआ था और एक छोटा सा वुल्फ कब था, तब मैं यहीं रहता था। पलक झपकते ही आधे साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका था। आऊ, मैंने सिर उठाकर लंबी हुंकार भरी। कुछ देर बाद वुल्फ फादर की आकृति धीरे धीरे गुफा के मुहाने पर दिखाई दी। अंधेरे में उनकी आंखें हरी चमक बिखेर रही थी। उन्होंने तुरंत हमें देख लिया। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि घर छोड़कर भटकने वाला उनका बेटा इतना विशाल और ताकतवर बन जाएगा। अब मैं उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वुल्फ फादर ने भी जवाब में एक लंबी हुंकार भरी, फिर तेजी से दौड़ते हुए आए और प्यार से मेरा फर चाटने लगे। एक अल्फा वुल्फ होने के नाते वुल्फ फादर आमतौर पर इतना स्नेह नहीं दिखाते थे। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मुझे दोबारा देखकर वे बेहद खुश थे, लेकिन मैंने यह भी देखा कि वे काफी दुबले और कमजोर हो चुके थे। यह देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि पोलर नाइट के दौरान वुल्फ पैक ने कितनी कठिन जिंदगी बिताई होगी। मैंने अपनी थूथन से इशारा किया और फिशिंग नेट में भरी मछलियों की तरफ उनका ध्यान खींचा। हालांकि उन्होंने शायद कभी मछली नहीं खाई थी, लेकिन एक अल्फा वुल्फ होने के नाते उनका अनुभव काफी बड़ा था। उन्हें जरूर समझ आ गया होगा कि यह क्या है। खून की गंध सूंघते ही उन्होंने अनायास लार निगल ली। मैंने नेट से एक मछली निकाली और उनके सामने फेंक दी। वुल्फ फादर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलन भरे शल्कों की वजह से ठीक से काट नहीं पाए। आखिर उन्होंने फटे हुए पेट वाले हिस्से से एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। जैसे ही ताजा फिश मीट का स्वाद उनकी जीभ पर पहुंचा, उनकी आंखें चमक उठी। आर्कटिक में इतने साल बिताने के बाद भी उन्होंने शायद ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। लेकिन अगले ही पल एक फिश बोन उनके गले में अटक गई। उन्हें मजबूर होकर उसे बाहर थूकना पड़ा। तभी बेवकूफ श्याओ हुई धीरे धीरे पास आया। वह वुल्फ फादर को सिखाना चाहता था कि मछली खाते समय कांटे अलग कैसे किए जाते हैं। ढप! मैंने तुरंत उसे एक पंजा मार दिया और चुपचाप लेटने का इशारा किया। आखिर वुल्फ फादर अल्फा वुल्फ थे, उन्हें भी अपनी इज्जत रखनी। इस बेवकूफ श्याओ हुई को बीच में बोलने देने से अच्छा था कि वे खुद सीख लें। वुल्फ फादर ने हमें गुफा के अंदर आने का संकेत दिया। अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि बाकी वुल्फ्स गहरी नींद में पड़े हुए थे। उनकी हालत बेहद खराब थी। चेहरों पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि 2 वुल्फ्स के शरीर पर अभी भी अधखुले घाव थे, जिनसे खून रिस रहा था। ये देखकर मेरा उत्साह तुरंत कम हो गया। मेरे मन में सवाल उठा, क्या मेरे जाने के बाद सच में कोई खतरनाक शिकारी वुल्फ पैक पर हमला करने आया था? बहुत जल्दी मुझे वुल्फ मदर भी दिखाई दी। उनकी हालत भी वुल्फ फादर जैसी ही थी। वे काफी कमजोर और दुबली हो चुकी थी। उनका चमकदार फर भी अपनी पुरानी रौनक खो चुका था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल में दर्द उठ गया। वुल्फ मदर की नींद खुली। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, खुशी से हल्की आवाज निकाली और दौड़कर मेरे पास आ गई। फिर प्यार से मेरा फर चाटने लगी। उन्हें लगा कि शायद मैं भी भूखा रहा हूँ। उन्होंने हल्की गुर्राहट की और मुझे अपने सोने वाली जगह तक ले गई। फिर पंजों से खोदकर कुछ मोटे ताजे फील्ड माइस और कुछ काले रंग के बेरीज निकालकर मेरे सामने रख दी। इस बर्फीली पोलर नाइट में शायद यही उनका आखिरी बचा हुआ फूड रिजर्व था। इन चीजों में उनके सारे मातृत्व और प्यार की गर्माहट छिपी हुई थी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं बेहद भावुक हो उठा। मैंने मना नहीं किया, चुपचाप एक काला बेरी खा लिया। डिंग! होस्ट ने ब्लैकबेरी अब्सॉर्ब की। 6 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। अरे, यह भी काम करता है। लगता है एवोल्यूशन पॉइंट्स सिर्फ मीट खाने से ही नहीं मिलते, वाइल्ड फ्रूट्स और प्लांट्स खाने से भी मिल सकते हैं। मैंने तुरंत कुछ और बेरीज खा ली। इवोल्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ने लगे। उसी समय श्याओ हुई घसीटते हुए फिशिंग नेट गुफा के अंदर ले आया। मैंने हल्की गुर्राहट करके वुल्फ मदर को बताया कि मैं उनके लिए एक शानदार गिफ्ट लाया हूँ। श्याओ हुई ने नेट को उनके सामने खींच कर रख दी। सारी मछलियां पहले ही मेरे पंजों से मारी जा चुकी। उनसे ताजा खून और फिश स्मेल की तेज गंध निकल रही थी। यही गंध गुफा में सो रहे आर्कटिक वुल्व्स को जगा गई। एक एक करके सभी वुल्व्स उठ बैठे। उनकी आंखें हेडलाइट्स की तरह चमकने लगी। कई दिनों की भूख झेलने के बाद ये खून की गंध उनके लिए दुनिया की सबसे लुभावनी खुशबू बन चुकी थी। तुरंत गुर्राहट की आवाजें गूंजने लगी। वुल्फ फादर ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए भूखे वुल्व्स को घूरा। उनकी अल्फा ऑरा पूरी तरह फूट पड़ी। तभी जाकर बाकी वुल्व्स थोड़ा पीछे हटे और शांत हुए। कुछ समय पहले बेहद भूख से मजबूर होकर वुल्फ पैक ने ग्रिजली बेयर का शिकार करने की कोशिश की थी, जो गलती से उनके टेरिटरी में आ गया था। लेकिन शिकार सफल नहीं हुआ। उल्टा ग्रिजली बियर को तो वे मार नहीं पाए और पैक के 2 वुल्फ्स
गंभीर रूप से घायल हो गए। मुसीबत पर मुसीबत टूट पड़ी थी और पहले से ही कमजोर वुल्फ पैक को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जैसे काटने के लिए रखी गई मछली। मैंने तुरंत एक नॉर्दर्न पाइक और सबसे मोटी ताजी मछली उठाई और वुल्फ फादर तथा वुल्फ मदर के सामने रख दी। बाकी मछलियों का फैसला वुल्फ फादर ने किया। उन्होंने एक मछली अलग रख ली ताकि बाद में फूड रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। बाकी मछलियां पैक के सदस्यों में बांट दी गईं। 2 बीटा वुल्फ्स को एक एक मछली मिली। आखिरी 2 मछलियां 4 ओमेगा वुल्फ्स के सामने फेंकी गईं और तुरंत खाने के लिए भयंकर फाइट शुरू हो गई। 2 घायल ओमेगा वुल्फ्स तुरंत पीछे धकेल दिए गए। वे बस एक कोने में पड़े कराहते रह गए। वुल्फ मदर की आंखों में साफ हैरानी दिखाई दे रही। इतनी कठिन पोलर नाइट के दौरान भी उनका बेटा इतना सारा फूड शिकार करके ला सकता था। उन्होंने प्यार से फिर मेरा फर चाटना शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी नजर मछलियों पर गई। उन्होंने पंजे से मछली का पेट चीर दिया। जैसे ही मीठा और ताजा फिश मीट उनके मुंह में गया, उनकी आंखें चमक उठी। वुल्फ फादर भी पास आकर खाने लगे। उन्होंने खास तौर पर कम कांटों और कम शल्क वाले हिस्से वुल्फ मदर के लिए छोड़ दिए। ताजी फिश मीट की खुशबू और वुल्फ्स के खाने की आवाज पूरे केव में गूंजने लगी। जिसे भी हिस्सा मिला उसने सब कुछ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि फिश बोन्स भी चबा गए। जल्द ही वुल्फ फादर और वुल्फ मदर दोनों पेट भरकर खा चुके थे। इस शानदार फिश फीस्ट ने पूरे पैक के ऊपर छाई उदासी को साफ कर दिया। वुल्फ मदर ने धीरे से 2 बार गुर्राहट की। उनकी आंखें ममता और गर्व से भरी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि घर छोड़ने के बाद मैं कितना बड़ा हो चुका था। अब मैं वुल्फ फादर से भी एक साइज बड़ा था। अगर पूंछ जोड़ दी जाए तो मेरी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक पहुंचती थी। इतना विशाल आर्कटिक वुल्फ बेहद दुर्लभ था। वुल्फ मदर हल्की गुर्राहट के जरिए मुझसे बातें करने लगी। उन्होंने लिटिल सिस्टर वुल्फ और बाकी बच्चों के बारे में पूछा। साथ ही यह भी पूछा कि मैंने इतनी सारी मछलियां आखिर कहां से पकड़ी। मैंने धैर्य से एक एक बात समझाई, लेकिन सच्चाई यह थी कि वुल्फ फादर और वुल्फ मदर खुद ये मछलियां कभी नहीं पकड़ सकते थे। मछली पकड़ने के लिए सिर्फ खून की गंध को बैट बनाना ही काफी नहीं था। उसके लिए मेरे दाहिने पंजे जैसी तेज और ताकतवर क्लॉ भी चाहिए थी। बातचीत खत्म होने के बाद वुल्फ फादर गुफा के बाहर पेट्रोल पर चले गए। उधर श्याओ हुई धीरे धीरे ओमेगा वुल्फ्स के पास पहुंचा। अब उसका शरीर सिर्फ वुल्फ फादर से छोटा था। वह लगभग बीटा वुल्फ्स के बराबर दिखाई देता था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर ग्रे व्हाइट वुल्फ मदर और दूसरे घायल वुल्फ को घूरने लगा। ये दोनों पैक के सबसे कमजोर सदस्य थे, ऊपर से घायल भी थे। फिर श्याओ हुई उन 2 स्वस्थ ओमेगा वुल्फ्स के पास गया, उनसे आधा खाया फिश मीट छीन लिया और घायल वुल्फ्स के सामने फेंक दिया। सिर्फ कुछ पंजों के वार में उसने अपनी ताकत दिखा दी। अब उसकी शक्ति वुल्फ फादर की लगभग 70 से 80% तक पहुंच चुकी थी। उसने बाकी वुल्फ्स को सीधा सबक सिखाया कि पैक में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। ग्रे व्हाइट वुल्फ मदर गलती से एक फिश बोन गले में फंसा बैठी। वह दर्द से जमीन पर लौटने लगी। ये देखकर श्याओ हुई तुरंत उसके पास पहुंचा और बड़ी गंभीरता से उसे सिखाने लगा कि कांटा कैसे बाहर निकाला जाता है। मैं भी घायल वुल्फ्स के पास गया और उनके घावों को देखने लगा। उनकी कराहती गुर्राहट में बार बार एक ही नाम सुनाई दे रहा था, ग्रिजली बियर, ग्रिजली बियर। इतने गहरे घाव शायद किसी विशाल प्रेडेटर ने ही दिए होंगे और ग्रिजली बियर सबसे संभावित अपराधी था। स्थिति समझने के बाद मैंने नॉर्दर्न पाइक का कुछ फिश मीट फाड़कर उन्हें खाने के लिए दिया। दोनों वुल्व्स लगातार धीमी आवाज में मेरा धन्यवाद करते रहे। मैंने अपने दिमाग में आसपास रहने वाले ग्रिजली बियर्स को याद करना शुरू किया। आखिर कौन सा बेयर इतना दुस्साहसी था कि वुल्फ पैक से भिड़ गया? वैसे भी बेयर्स चलती फिरती मीट स्टोरेज जैसे होते हैं। कौन जाने किसी दिन उनकी गंध सूंघ कर वे इस केव तक भी पहुंच जाएं। खैर, एक बेयर मारो या 2 बेयर मारो, फर्क ही क्या पड़ता है। वैसे भी बेयर मीट का स्वाद काफी अच्छा होता है। उन्हें फूड रिजर्व बनाना बुरा आइडिया नहीं था। वुल्फ मदर ने धीरे से गुर्राहट की। वह चाहती थी कि मैं कुछ दिन और यहीं रुक जाऊं। मैंने थोड़ी देर सोचा। मुझे अपने केव में इंतजार कर रहे वुल्व्स याद आए। आखिरकार मैंने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि भविष्य में मैं अक्सर वापस आकर अपने परिवार से मिलता रहूंगा। कुछ देर बाद वुल्फ फादर भी पेट्रोल से लौट आए। मैं श्याओ हुई को साथ लेकर उनसे विदा लेने गया। वुल्फ फादर और वुल्फ मदर दोनों ने लंबी हुंकार भरी। उनकी आवाज में बिछड़ने का दुख था, लेकिन साथ ही गर्व भी था। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था और वापसी का रास्ता अब भी पहले की तरह खामोश। 100 मील के दायरे में यहाँ बड़े नाम वाले प्रेडेटर्स ज्यादा नहीं थे। कुल 9 वुल्फ पैक्स और 5 ग्रिजली बेयर। इलाके की सीमा पर मौजूद एक बड़े वुल्फ पैक को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई खास खतरा नहीं। जहाँ तक ग्रिजली बियर्स की बात थी, वे इस इलाके में अक्सर दिखाई देते थे। फिलहाल मैं एक फीमेल ग्रिजली बियर को मार चुका था, मतलब अब सिर्फ 4 बची थी। घाव भरने और स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद मेरी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। सच कहूं तो अब मेरा मन कर रहा था कि एक और ग्रिजली बियर ढूंढकर अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करूं। गुफा लौटकर देखा तो लिटिल सिस्टर वुल्फ और ग्रे व्हाइट वुल्फ कब फिर से लड़ रहे थे। लिटिल सिस्टर वुल्फ अभी तक पिछली बात को लेकर नाराज थी, इसलिए मौका मिलते ही भिड़ गई। लड़ाई के दौरान उसने अपनी हंटिंग स्किल्स काफी अच्छी तरह इस्तेमाल की। अब उसमें सचमुच एक शिकारी भेड़िए की झलक दिखने लगी थी। गुर्रर। लिटिल सिस्टर वुल्फ ने शरीर नीचे झुकाकर हमला बचाया, फिर अगले पंजे से जोरदार थप्पड़ ग्रे व्हाइट वुल्फ कब के पेट पर जड़ दिया। सिर लोहे का, कमर और पेट कमजोर। भेड़ियों में पेट हमेशा सबसे कमजोर हिस्सा होता है। पेट पर हमला
होते ही ग्रे व्हाइट वुल्फ कब ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में लिटिल सिस्टर वुल्फ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके छोटे छोटे दांत सीधे उसकी गर्दन पर टिक गए। ग्रे व्हाइट वुल्फ कब डर के मारे तुरंत कूं करके दया मांगने लगा। जैसे ही उसने माफी मांगी, लिटिल सिस्टर वुल्फ की आंखों में जीत का घमंड चमक उठा, लेकिन तभी उसने मुझे लौटते हुए देख लिया। अब ग्रे व्हाइट वुल्फ कब और भी जोर जोर से रोने लगा, जैसे मैं ही उसे तंग कर रहा हूँ। उसकी यह हरकत लिटिल सिस्टर वुल्फ को और चिढ़ा गई। उसने फिर 2-3 जोरदार थप्पड़ और जड़ दिए, मानो कह रही हो, ड्रामा बंद कर। मैंने पूरी घटना देखी, लेकिन बीच में नहीं पड़ा। बच्चों का आपस में लड़ना बिल्कुल सामान्य बात थी। बेहतर है ताकत का फर्क बचपन में ही साफ हो जाए, वरना बड़े होकर अल्फा पोजीशन के लिए सिर फोड़ युद्ध करना पड़ता है। बेचारा ग्रे व्हाइट वुल्फ कब आजाद होते ही धीरे धीरे शाओहुई की तरफ चल पड़ा। उसके छोटे से दिमाग में एक अजीब लॉजिक था। हालांकि शाओहुई उसे अक्सर डराता था, लेकिन वही उसके साथ सबसे ज्यादा खेलता भी था। उधर लिटिल सिस्टर वुल्फ की स्मेल सेंस हमेशा से तेज थी। मेरे शरीर पर वुल्फ मदर की गंध सूंघते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, फिर गुर्राकर इशारा किया कि अगली बार वह भी वुल्फ मदर से मिलने जाना चाहती। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया और वादा किया कि अगली बार उसे जरूर साथ ले जाऊंगा। अगले दिन पोलर नाइट की बर्फीली हवाएं फिर से चीखने लगी। तेज बर्फीला तूफान चारों तरफ स्नो उड़ाने लगा। ऐसे मौसम में बाहर निकलना बिल्कुल सही नहीं था। कड़ाके की ठंड और बेहद कठोर वातावरण। डिंग, होस्ट की स्टेमिना कंजम्पशन दोगुनी हो गई है। कृपया एनर्जी बचाकर उपयोग करें। काफी समय बाद सिस्टम नोटिफिकेशन फिर सुनाई दी। मौका देखकर मैंने वुल्फ्स के स्टेटस पैनल भी देख ली। कजिन वुल्फ अब लेवल 4 के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लगभग 1-2 महीने में उसका ब्रेक थ्रू हो सकता था। शाओहुई अभी भी लेवल 5 से काफी दूर था, लेकिन वह एक म्यूटेंट स्पीसीज था। एक बार लेवल 5 पर पहुंच गया तो शायद वुल्फ फादर को भी आसानी से कुचल देगा। लेकिन सबसे तेज ग्रोथ मेरी ही थी। ग्रिजली बियर हंट से लेकर अब तक जमा किए गए इवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। मैं लेवल 7 के बेहद करीब पहुंच चुका था। लिनमो स्पीसी आर्कटिक वुल्फ लेवल 6। लेवल अप रिक्वायरमेंट 640 एवोल्यूशन पॉइंट। चियन ब्लड 6000। स्पीड 120। एवोल्यूशन पॉइंट्स 593। टैलेंट हंटिंग डी ग्रेड। टैलेंट हीलिंग डी ग्रेड। लेवल अप के लिए अब 50 से भी कम इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। मैंने हल्की गुर्राहट करके सभी वुल्फ्स को खाने के लिए बुलाया। गुफा में अभी भी लगभग 150 किलो ग्रिजली बेयर मीट और 10 किलो नॉर्दर्न पाइक बची हुई थी, लेकिन मैंने ग्रिजली बेयर खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उससे मिलने वाले एवोल्यूशन पॉइंट्स घटकर सिर्फ 0.1 रह गए थे, जबकि नॉर्दर्न पाइक अभी भी कुछ अच्छे पॉइंट्स दे रही थी। बर्फ में जमी रहने की वजह से फिश मीट पूरी तरह फ्रेश थी। जैसे ही मैंने मछली का टुकड़ा निगला, सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत सामने आ गई। डिंग, होस्ट ने नॉर्दर्न पाइक खाई। 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। लगभग 5 से 6 किलो नॉर्दर्न पाइक खाने से मुझे 20 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। अगले 3 दिन यूं ही गुजर गए। आखिरकार बर्फीला तूफान रुक गया। मैं शाओहुई को लेकर गुफा से बाहर निकला। एक तरफ शिकार ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ ग्रिजली बियर्स का पता भी लगा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक बेयर डेन मिल गई। वह एक ऐसी फीमेल ग्रिजली बेयर थी जिसने कभी बच्चे नहीं दिए थे। पोलर नाइट शुरू होने से पहले उसने काफी फूड जमा कर लिया था और अब विंटर हिबरनेशन में जाकर इस लंबे अंधेरे दौर को पार करने की कोशिश कर रही थी। इस ग्रिजली बियर का इलाका वुल्फ फादर और वुल्फ मदर से काफी दूर था। यकीनन यही वो बेयर नहीं थी जिसने वुल्फ पैक से लड़ाई की थी। मैंने तलाश जारी रखी। रास्ते में एक लोन वुल्फ दिखाई दिया जो अकेला भटक रहा था। उसका शरीर लगभग मेरे कजन वुल्फ जितना ही था। शायद कोई 2 साल का जवान वुल्फ था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। गीला फर शरीर से चिपका हुआ था। उसकी पुरानी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फिर भी चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न दिख रहा हो, जैसे ही उसने हमें देखा, उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। वह तुरंत पीछे हट गया और डिफेंसिव स्टांस में आ गया। लगता था उसने जंगल का एक नियम अच्छी तरह सीख लिया था। इस बेरहम दुनिया में दया मांगने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। जिंदा रहना है तो दांत और पंजे दिखाने पड़ते हैं। मुझे और शाओहुई को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि जैसे ही हमने पीठ फेरी, झाड़ियों में एक और परछाई छिपी हुई थी। वह भी भूख से बेहाल थी। वह जमीन से चिपककर धीरे धीरे उस जवान वुल्फ की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक रही थी। उधर मैं अपनी हंट जारी रखे हुए था। जल्द ही मुझे 2 और ग्रिजली बियर्स की गंध मिली। उनमें से एक काफी शांत स्वभाव का मेल बियर था। वह अपनी गुफा के आसपास मॉस और इंसेक्ट्स इकट्ठा कर रहा था, शायद बिस्तर बनाने के लिए। लेकिन दूसरा ग्रिजली बियर लेवल 12 का था। उसके विशाल शरीर पर अनगिनत बाइट मार्क्स और क्लॉ मार्क्स थे। फिर भी उसकी मशहूर मोटी चमड़ी और चर्बी ने लगभग सारे घाव रोक रखे थे। कोई भी घाव अंदर तक नहीं पहुंचा था। वह इस समय किसी शिकार को चबा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज कुछ और थी। उसकी गुफा के बाहर एक आर्कटिक वुल्फ का कंकाल पड़ा था। मांस पूरी तरह खाया जा चुका था, बस फर और चमड़ी के चिथड़े बचे थे। यह दृश्य देखते ही मुझे समझ आ गया, यही वह ग्रिजली बियर थी जिसका जिक्र वुल्फ पैक कर रहा था। उसका इलाका वुल्फ फादर की टेरिटरी के बिल्कुल पास था। किसी बेयर का सीधे टेरिटरी में घुसना खुली चुनौती देने जैसा था। मैं ऊंचाई पर खड़ा होकर काफी देर तक उसे देखता रहा। यह अनुभवी मॉन्स्टर फिलहाल अपनी पीक कंडीशन में था, इसलिए मैंने जल्दबाजी न करने का फैसला किया। लेकिन
लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मैं शांत खड़ा था। इसका मतलब यह नहीं था कि बेयर भी शांत रहने वाली थी। अचानक उसकी बेहद तेज स्मेल सेंस ने हवा में कुछ पकड़ लिया। उसने तुरंत अपना विशाल सिर उठाया और मुझे स्नो स्लोप पर खड़ा देख लिया। पता नहीं वजह क्या थी, शायद वुल्फ पैक के साथ उसकी पुरानी लड़ाई या कोई और कारण, लेकिन यह बेयर आर्कटिक वुल्फ्स लेकिन कोल से गहरी नफरत करती थी। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ वह पागलों की तरह गुर्राई, यहाँ तक कि आधा खाया शिकार भी छोड़ दिया और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ी। सामान्य तौर पर सिर्फ वुल्फ पैक से लड़ने भर से कोई इतना पागल नहीं होता, लेकिन मैंने भी पीछे हटने का इरादा नहीं किया। मेरी आंखों में ठंडी क्रूरता चमक उठी। स्वर्ग का रास्ता खुला था, तू गया नहीं। नरक का दरवाजा बंद था, फिर भी सिर मारकर आ गया। मैंने गुर्रा कर श्याओ हुई को दूर हटने का इशारा किया। घने अंधेरे में एक खूनी बैटल शुरू हो चुकी थी। बेयर गरजते हुए तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। कुछ समय पहले जिस फीमेल ग्रिजली बियर को मैंने मारा था वह इसी बेयर की साथी थी। यह उस खूनी जगह तक पहुंची थी। उसने वहां छोड़ी गई गंध सूंघी थी और अब वह मुझे पहचान चुकी थी। बेयर्स बहुत लंबे समय तक दुश्मनी याद रखते हैं। उसकी नफरत सिर्फ अपनी साथी की मौत के लिए नहीं थी, बल्कि उस बच्चे के लिए भी थी जो लगभग मर ही गया था। अपने खून से जुड़े बच्चों की रक्षा करना हर नर जीव की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बियर पागलों की तरह स्नो स्लोप पर चढ़ती आई। जब उसने देखा कि मैं भाग नहीं रहा तो वह पिछले पैरों पर खड़ी हो गई और अपने विशाल पंजों से मुझ पर टूट पड़ी। धड़ाम! उसका भारी पंजा बर्फीली ढलान पर गिरा। बर्फ और बर्फीले टुकड़े चारों तरफ उड़ गए, लेकिन जब स्नोडस्ट बैठी मैं वहां नहीं था। अगले ही पल बियर की पीठ पर एक घातक वार पड़ा। मेरे तेज पंजों ने उसका मांस चीर डाला। ताजा खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। बियर तुरंत पलटी। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। मेरी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे पता ही नहीं चला मैं कब उसके पीछे पहुंच गया। 30 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा स्पीड के साथ मैंने फिर पंजा उसकी आंखों की तरफ घुमाया। बियर की रिफ्लेक्सेस बेहद तेज थी। वह सहज रूप से सिर झुका गई, लेकिन फिर भी उसके सिर पर गहरी खूनी लकीरें बन गई। बियर पागलों की तरह हवा सूंघने लगी। असल में बेयर्स की स्मेल सेंस वुल्फ्स से भी बेहतर होती है। आज वह बार बार 2 अलग अलग गंधों की पुष्टि कर रही थी। कुछ देर बाद उसे आखिर यकीन हो गया, यही वही वुल्फ था। वह दोबारा अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई। 2 मीटर से भी ऊंचा शरीर, चेहरे पर बहता खून। वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी नफरत अब पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी। ग्रिजली बियर्स ओमनिवोर्स होती, कई बार उन्हें शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसीलिए वे अकेले रहने वाले दूसरे जानवरों जैसी नहीं होती जो घायल होने से डरते हैं। बेयर अगर सच में गुस्सा हो जाए तो जान देकर भी लड़ती है। वह फिर मेरी तरफ टूट पड़ी। उसकी स्पीड लगभग वुल्फ फादर के बराबर थी। 300 से 400 किलो के विशाल शरीर के साथ वह किसी चलते हुए टैंक जैसी लग रही थी। मैं तुरंत एक तरफ हट गया, लेकिन बेयर कोई मस्क ऑक्स नहीं थी जो सीधी भागती रहे। जैसे ही मैं बचा वह तुरंत दूसरी बार झपटी। उसका विशाल पंजा पूरी ताकत से मेरी तरफ आया। उस वार में इतनी नफरत थी कि हवा तक चीख उठी। यह मुझे मारना चाहती है। मेरे पास कुल 600 लाइफ पॉइंट्स। अगर यह हमला सीधे लग जाता तो शायद 1/3 हेल्थ वहीं उड़ जाती। मैं तेजी से पीछे हटा, लेकिन बेयर लगातार पीछा करती रही। मैंने शरीर घुमाया और अपने दाहिने पंजे से उसके पेट पर पूरी ताकत से वार की। मांस फटने की आवाज और पंजे के वार की आवाज लगभग एक साथ गूंजी। उसके पेट पर गहरा चीरा लग गया, लेकिन मोटी चर्बी की परत ने दूसरी ढाल का काम किया, इसलिए उसकी आंतें बाहर नहीं निकली। उसी समय उसका विशाल पंजा मेरी पसलियों को छूता हुआ निकल गया। सिर्फ हल्की सी खरोंच लगी थी, लेकिन दर्द हड्डियों तक उतर गया। कम से कम 20 से 30 कुई और ब्लड पॉइंट्स एक झटके में उड़ गए। यही थी ग्रिजली बियर की डरावनी अटैक पावर। ग्रिजली बियर गुस्से से दहाड़ उठी और फिर एक और आसमान फाड़ देने वाला थप्पड़ मेरी तरफ झोंक दिया। मैं तेजी से एक तरफ हट गया। कुछ ही पलों में एक वुल्फ और एक बेयर बर्फीली ढलान से लुढ़कते हुए नीचे तक लड़ते पहुंचे। फिर पहाड़ी के नीचे से लड़ते लड़ते उसकी गुफा के दरवाजे तक जा पहुंचे। चारों तरफ बर्फ उड़ रही थी। सफेद मैदान पर दर्जनों गड्ढे बन चुके थे, लेकिन दोनों अभी भी जानलेवा बैटल में जुटे हुए थे। हमारी स्टेमिना तेजी से खत्म हो रही। बियर के शरीर पर मेरे पंजों के अनगिनत निशान उभर चुके थे। उधर मेरे शरीर से भी कई जगह खून रिस रहा था। उसके तेज पंजे मुझे कई बार छू चुके थे। कुछ देर के लिए दोनों रुक गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। तभी गुफा के अंदर से एक मासूम सी दहाड़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। एक बेयर कब बाहर निकल आया था। उम्र मुश्किल से 1-2 महीने। हम तो मेल बियर भी बच्चे पालता है, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी आंखों में भरी हुई नफरत देखी। इतना छोटा बेयर कब आखिर मुझसे नफरत क्यों कर रहा था। मैंने हवा सूंघी और बहुत जल्दी मुझे एक जानी पहचानी गंध मिली। यह वही गंध थी उस फीमेल ग्रिजली बियर की जिसे मैंने पहले मार डाला था। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। अब समझ आया कि उस फीमेल बियर की गुफा में कूब क्यों नहीं था। अब समझ आया कि यह छोटा बेयर कब मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, और यह भी समझ आया कि यह मेल बियर मुझे देखते ही पागल क्यों हो गया था। सचमुच दुश्मन संकरी गली में मिल गए थे। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता चमक उठी। बेयर्स बहुत लंबे समय तक दुश्मनी याद रखते हैं। अभी इसकी पागलपन भरी लड़ाई देखकर ही समझ आ गया था, अगर आज इसे नहीं मारा तो कौन जाने यह कितने साल तक मेरा पीछा करेगा। मेल बियर ने अपने बच्चे को बाहर आते देखा। उसने लंबी दहाड़ लगाई और उसे वापस गुफा में जाने का इशारा किया। उसका विशाल शरीर मेरे और गुफा के बीच दीवार बनकर खड़ा
खड़ा हो गया। मैं भी हाँफते हुए उसे घूर रहा था। उसकी एंड्योरेंस मुझसे कहीं ज्यादा थी। अभी की भयंकर लड़ाई में उसकी मुश्किल से आधी स्टेमिना खत्म हुई थी, जबकि मैं लगभग थक चुका था। यह मेल बियर उस फीमेल बियर से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसे मैंने पहले मारा था। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आखिर में मैं ही थक कर मरूंगा। मुझे क्विक किल करना होगा। मैंने सिर उठाकर लंबी हुंकार भरी। मैं हंटिंग टैलेंट एक्टिवेट करने ही वाला था कि अचानक एक डार्क ग्रे शेडो बिजली की तरह बाहर निकली। वह श्याओ हुई था। अब तक वह छिपकर मौका देख रहा था। शायद उसे लगा कि उसका बिग ब्रदर मुश्किल में है। वह धीरे धीरे रेंग कर काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसने बेर पर हमला नहीं किया। जैसे ही बाहर निकला वह सीधे बेर कब की तरफ दौड़ा। वुल्व्स कभी अकेली ताकत के भरोसे जंगल के राजा नहीं बने। टीम कॉम्बैट उनकी नसों में बहता है। श्याओ हुई समझ चुका था कि बियर कूब ही इस लड़ाई की है। वह कब को होस्टेज बनाकर बेर फादर का ध्यान भटकाना चाहता था। जैसे ही मेल बियर ने श्याओ हुई को दौड़ते देखा वह पूरी तरह पागल हो गया। वह अपने बच्चे की तरफ बिजली की तरह दौड़ा और उसी पल उसने अपनी पीठ मेरी तरफ कर दी। मेरे लिए इससे बेहतर अटैक ओपनिंग नहीं हो सकती थी। मैंने बिना देर किए दाहिने पंजे से पूरी ताकत का वार किया। उसके पिछले पैर पर गहरा खूनी घाव बन गया, लेकिन बेयर नहीं रुका। वह अभी भी कब की तरफ दौड़ रहा था। मैं हवा में उछला, अपने नुकीले दांत उसकी पीठ में गड़ा दिए और मांस का बड़ा टुकड़ा उखाड़ लिया। हड्डियों तक उतरने वाला दर्द बेयर के पूरे शरीर में फैल गया। उसे आखिर रुकना पड़ा। वह पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और पूरी ताकत से शरीर झटका। मैं हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। ग्रिजली बियर गुस्से से पागल होकर दहाड़ उठा। उसने देखा कि ग्रे वुल्फ चौहोई गुफा के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आम हालात में कोई जंगली जानवर अपने बच्चे को छोड़कर खुद को बचाता, लेकिन इस बेयर की अक्ल पर गुस्से ने पर्दा डाल दिया था। खासकर तब जब उसने श्याओ हुई को अपने क्यूब पर जोरदार थप्पड़ मारते देखा। बियर कूब जमीन पर लुढ़क गया। मेल बियर पागलों की तरह गुफा की तरफ भागा। उधर श्याओ हुई ने बियर कूब की पीठ दांतों से दबोच ली और पूरी ताकत से भागने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि वह ग्रिजली बियर को हरा नहीं सकता, इसलिए वह लड़ने नहीं आया था। वह सिर्फ कब को लेकर भागना चाहता था ताकि बेर को दौड़ाते दौड़ाते उसकी स्टेमिना खत्म कर सके और मुझे किल अपॉर्चुनिटी दे सके। मैंने भी एक पल बर्बाद नहीं किया। मैक्सिमम स्पीड एक्टिवेट। मैं बिजली की तरह उसके पीछे पहुंचा और उसकी पसलियों पर एक और गहरा क्लॉ अटैक जड़ दिया। मांस फिर से फट गया। बियर ने पलटकर पंजा घुमाया। मुझे मजबूरन पीछे हटना पड़ा, लेकिन वार करने के बाद भी उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ श्याओ हुई का पीछा कर रहा था। इस समय उसकी स्पीड यहां तक कि श्याओ हुई से भी ज्यादा हो चुकी थी। श्याओ हुई ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दिया। इतनी नजदीक से ग्रिजली बियर का सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। और तभी उसका पैर फिसल गया। पूरा शरीर बर्फ पर लुढ़क गया। मेल बियर उसी पल उसके सामने पहुंच चुका था। उसका विशाल पंजा हवा चीरता हुआ नीचे गिरा। श्यो हुई इतना डर गया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने वाली थी। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा बची थी। लेकिन ठीक उसी क्षण एक बर्फ जैसा सफेद वुल्फ शेडो बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरी नीली चमकती आंखों में अब खून जैसी लाल चमक तैर रही थी। मेरे दांत और पंजे पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मैंने आखिरकार हंटिंग टैलेंट एक्टिवेट कर दिया था। एक भयानक वुल्फ हाउल पूरी रात में गूंज उठा। अगले ही पल मेरा पंजा और बेयर का पंजा जोरदार टक्कर से भिड़ गए। धड़ाम। हजारों किलो वजन जैसी टक्कर से भयानक शॉकवेव निकली। विशाल ग्रिजली बियर का शरीर कांप उठा और उसे मजबूरन कई कदम पीछे हटना पड़ा। मैं भी पीछे की तरफ उछलकर दूर जा गिरा। ग्रे भालू को अपनी हथेली सुन्न महसूस हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सफेद भेड़िए की स्ट्रेंथ अचानक इतनी भयानक तरीके से कैसे बढ़ गई। उसकी समझ में पोलर बियर के अलावा कोई भी स्पीसीज भालुओं की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं फिर से अटैक करने के लिए झपट पड़ा। मेरा दाहिना पंजा जो ब्लेड की तरह शार्प था, हवा को चीरता हुआ उसकी दाहिनी शोल्डर पर एक फेटल स्ट्राइक मार गया। ग्रे भालू पागलों की तरह अपने अगले पंजों से काउंटर अटैक करता रहा, लेकिन मेरी स्पीड अब बहुत ज्यादा थी। मैं हवा की तरह आता और गायब हो जाता। एक ब्लिंक में ही मैं फिर उसके पीछे पहुंच चुका था। मेरे नुकीले फैंग्स उसकी गर्दन के पीछे ढंस गए और मैंने उसके मांस का बड़ा टुकड़ा नोच डाला। फ्रेश ब्लड फव्वारे की तरह बहने लगा। ग्रे भालू की एचपी तेजी से गिर रही थी। उसने पूरी ताकत से अपनी पीठ बर्फ के ढेर में दे मारी, जिससे स्नो हर तरफ उड़ गई। लेकिन तब तक मैं काफी दूर हट चुका था। ग्रे भालू समझ चुका था कि वह मेरी अटैक स्पीड को कैच नहीं कर सकता। एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर होने के नाते उसने दोनों पंजे सीने के सामने कर लिए और डिफेंसिव पोजीशन ले ली। उसने अपनी पीठ बर्फ के ढेर से सटा ली ताकि बैक अटैक का मौका न मिले। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि मेरे पंजे लगातार उसके शरीर पर बरस रहे हैं। हर स्ट्राइक समुद्री लहर जैसी वायलेंट फोर्स लेकर आ रही थी। खून झरने की तरह बह रहा था, लेकिन मैं अब भी उसकी थिक डिफेंस को पूरी तरह ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मैंने लगातार कई क्रिटिकल हिट्स लगाए, मगर आखिर तक उसकी पूरी डिफेंस नहीं तोड़ सका। इसी बीच हंटिंग टैलेंट का ड्यूरेशन खत्म होने लगा। मेरी आंखों की ब्लड रेड ग्लो धीरे धीरे गायब हो गई। उसी पल मैं तेजी से पीछे हट गया और सेफ डिस्टेंस बना लिया। हांफते हुए मैं उस ग्रे भालू को घूरता रहा, जो अब सिर से पांव तक खून से लथपथ। जैसे ही हंटिंग टैलेंट खत्म हुआ, अब तक दबा हुआ पेन एक साथ शरीर पर टूट पड़ा। हाल ही में इनहांस्ड हुआ मेरा दाहिना पंजा दर्द से धड़क रहा था। सिर्फ 60 सेकंड में मैंने दर्जनों सबसे ताकतवर अटैक्स झोंक दिए थे। उनकी रिकॉइल फोर्स ने मेरे शरीर पर भी भारी दबाव डाला था। मेरी स्टेमिना भी रेड जोन में पहुंच चुकी थी। अगर यह ग्रे भालू अब भी लड़ने लायक बचा होता
तो मुझे रिट्रीट करना पड़ता। भालू बर्फ के ढेर से टिककर खड़ा था। उसके 2 मीटर से ज्यादा ऊंचे बॉडी पर दर्जनों डीप वॉन्ट्स थे। ब्लड लगातार सफेद बर्फ पर टपक रहा था। शायद उसे मेरी वीकनेस महसूस हो गई थी। वह मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन उसकी रोर अब कमजोर पड़ चुकी थी। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसकी नजर धुंधली हो रही थी। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका शरीर लड़खड़ा गया। उसके अगले दोनों पैर फिर जमीन पर गिर पड़े। ग्रे भालू बुरी तरह पेंटिंग करने लगा। वह सचमुच एग्जॉस्टेड हो चुका था। कुछ देर बाद वह पीछे की तरफ डगमगाया और धड़ाम से बर्फ पर गिर पड़ा, कंप्लीटली डिफीटेड। मैंने राहत की लंबी सांस ली। इस ग्रे भालू का इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि अब उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल था। बैटल का रिजल्ट तय हो चुका था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हार चुके एनिमी की आंखों में भरे रेज और फियर को मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर मैंने ठंडे दिल से फाइनल ब्लो दिया। उसकी लाइफ खत्म कर दी और साथ ही उसकी सारी पेन भी। मेरी वुल्फ हाउल आसमान में गूंज उठी, जैसे इस बैटल के एंड की घोषणा कर रही हो। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस मेरी आंखों के सामने उभर आए। फाइट अबव योर लेवल, ब्लड बैटल, परफेक्ट डॉज, थीम कोऑर्डिनेशन, ब्रूटल बैटल, फाइनल विक्ट्री, टारगेट एलिमिनेटेड, बैटल रेटिंग SS रैंक, रिवॉर्ड 1 म्यूटेंट सेरम, रिवॉर्ड 10 एवोल्यूशन पोशंस। पहली बार मुझे डबल एस रैंक मिला था। मैं तो मसल एनहांसमेंट सीरम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रिवॉर्ड में 2 बिल्कुल अलग तरह के आइटम्स मिले। मैंने नजर घुमाकर उस बेयर कब को देखा, जो बर्फ में लुढ़कता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। ये छोटा सा शैतान चुपके चुपके एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। इस बेयर कब की विटैलिटी और इंटेलिजेंस उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। मैं बर्फीली ढलान पर चढ़ गया और उसकी इंफॉर्मेशन स्कैन की। स्पीसीज ग्रिजली बेयर, म्यूटेंट टाइप, लेवल 1, विटैलिटी 352। अब समझ आया, सिर्फ 1-2 महीने का कब होकर भी इसकी वाइटैलिटी और इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा क्यों है। इसके स्टैट्स तो 1 साल से ज्यादा उम्र वाले वुल्फ कब्स के बराबर पहुंच चुके थे। अगर इसे कोई एडल्ट बेयर न भी संभाले, तब भी इसके आर्कटिक में सर्वाइव करने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इसकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बेहद डरावनी थी। घास उखाड़नी हो तो जड़ समेत उखाड़नी चाहिए। पूरे फैमिली को साथ मिलना चाहिए। मेरी स्टेमिना लगभग खत्म हो चुकी थी। अब मेरी स्पीड सिर्फ 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड बची थी, लेकिन एक बेयर कब को पकड़ने के लिए यह भी काफी थी। बियर कूब ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और डर के मारे उसकी रूह कांप गई। फिर वही डीमन जिसने अभी अभी उसके माता पिता दोनों को मार डाला था। मेरी आंखों में अब भी किलिंग इंटेंट की जरा भी कमी नहीं थी। शुरू से ही उसकी आंखों में छिपी हेट्रेड साफ दिखाई दे रही थी और वही नजर साबित कर रही थी कि वह कभी भी सच में सबमिट नहीं करेगा। घोंसले में ही खतरे को कुचल देना हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मेरे भेड़िए के पंजे बेरहमी से उठे। ये ग्रे भालू का बच्चा अभी सिर्फ 1-2 महीने का था। उसके पास बचाव करने की कोई ताकत नहीं थी। सिर्फ एक पंजे के वार में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर यह भालू का बच्चा बड़ा हो जाता तो यकीनन आर्कटिक का एक बड़ा ओवरलॉर्ड बनता, लेकिन अब उसे वह मौका कभी नहीं मिलने वाला था। मैंने भालू के बच्चे की लाश उठाई और वापस चल पड़ा। तभी देखा कि त्याऊ हुई पहले ही ग्रे भालू की लाश खींचना शुरू कर चुका था। ये ग्रे भालू पिछली वाली मादा भालू से भी ज्यादा भारी था, कम से कम 700 जिन का। अच्छी बात यह थी कि त्याऊ हुई की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए अब वह अकेले भी इतनी बड़ी लाश घसीट सकता था। मैंने भालू के बच्चे की लाश उसके ऊपर फेंकी और खुद आगे रास्ता दिखाने लगा। वापसी के रास्ते में जब हम उसी जगह से गुजरे तो मैंने उस दुबले पतले अकेले भेड़िए को फिर देखा। उसकी आंखों में जंगली किलर इंटेंट चमक रही थी। उसके दांत एक अजीब जानवर के गले में गहरे ढंसे हुए थे। हालांकि शिकार के पंजों ने उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया था, फिर भी वह किसी कीमत पर अपना जबड़ा नहीं छोड़ रहा था। काफी देर बाद जब वह जानवर पूरी तरह मर गया, तब जाकर उसने मुंह छोड़ा। वह हाँफने लगा। भूख से उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। वह उस शिकार को खाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। गंभीर घावों ने उसके शरीर का बचा खुचा खून और लाइफ फोर्स भी खींच लिया था। क्या वह मरने वाला था? उसकी आंखों में गहरा दुख दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसकी पलकों पर भारीपन छाने लगा। जब उसकी आंखें बंद होने लगी, उसके मन में सिर्फ एक ख्याल आया, अगर मरना ही है तो कम से कम मेरी लाश माँ बाप खा ले, कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा। यही दृश्य मैं और त्याऊ हुई रास्ते से गुजरते हुए देख रहे थे। मैंने उस भेड़िए को देखा जिसकी सांस अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। फिर उसके द्वारा मारे गए शिकार को देखा। मैं आगे बढ़ा और दोनों लाशों को उठाकर ग्रे भालू की लाश पर फेंक दी। ये छोटा भेड़िया सिर्फ लेवल 3 था, फिर भी उसने जान की बाजी लगाकर लेवल 4 के शिकार को मार गिराया था। इतना काफी था यह साबित करने के लिए कि उसका स्वभाव बेहद क्रूर, साहसी और निर्णायक था। चलो इसे भी साथ ले चलते हैं। अगर बच गया तो अच्छा है, अगर मर गया तो शायद यही उसकी किस्मत थी। ग्रे भालू के साथ हुई इस बैटल ने मुझे पैक फाइटिंग की अहमियत और ज्यादा समझा दी। ऊपर से टीम कॉम्बैट करने पर सिस्टम अतिरिक्त रेटिंग पॉइंट्स भी देता था। इसी वजह से मैं अपने वुल्फ पैक को और बड़ा करने के बारे में सोचने लगा। जब हम गुफा लौटे तो खून की गंध ने सो रही छोटी बहन भेड़िया को तुरंत जगा दिया। मुझे एक और विशाल ग्रे भालू की लाश और ढेर सारी लूट लेकर लौटते देख वह खुशी से उछल पड़ी। वह उत्साहित होकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगी। इस लड़ाई में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। मैं अपनी जगह पहुंचते ही धम्म से लेट गया। त्याऊ हुई भी हांफता हुआ जमीन पर फैल गया और सो गया। मैंने धीमे से गुर्राकर चचेरी बहन भेड़िया को
को इशारा किया कि वह उस अकेले भेड़िए की देखभाल करे। उसने बर्फ तोड़ी और उसके मुंह में छोटे छोटे टुकड़े डाले। जीने के इंस्टिंक्ट के सहारे उस छोटे भेड़िए ने बर्फ को निगलना शुरू कर दिया। बर्फ पिघलकर पानी बनी और सीधे उसके पेट में उतर गई। काम खत्म होने के बाद चचेरी बहन फिर मेरे पास लौट आई। मेरे शरीर पर पड़े गहरे घाव देखकर उसने प्यार से उन्हें चाटना शुरू कर दिया। अगले दिन मैं गहरी नींद से जागा। हालांकि शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। मेरे सेल्फ हीलिंग टैलेंट की वजह से ग्रे भालू के पंजों से बने घाव कोई बड़ी बात नहीं थी। क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। ये चमकदार किरणें जैसे घोषणा कर रही थीं कि आर्कटिक की लंबी अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। गर्म मौसम आने वाला था। मैंने तुरंत एक प्यूरिफिकेशन पोटिन इस्तेमाल की, फिर भालू की पित्त थैली निकालकर पूरी निगल गया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लेवल 12 बेयर गोल को सफलतापूर्वक अब्सॉर्ब कर लिया है। 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। इस बार मिले पॉइंट्स पिछली बार से कहीं ज्यादा थे। यह साफ था कि जितना ऊंचा लेवल का शिकार होगा, उसके शरीर का एसेंस उतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स देगा। अब मैं लेवल अप की दहलीज पर पहुंच चुका था। तुरंत एवोल्यूशन एनर्जी की रहस्यमयी लहर पूरे शरीर में फैल गई। जो घाव अभी कल ही पपड़ी बने थे, वे आंखों के सामने भरने लगे। हालांकि यह एनर्जी सिर्फ हीलिंग करती थी, यह खर्च हुई स्टेमिना को रिकवर नहीं करती थी। यही वजह थी कि मैंने इसे कल तुरंत इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने ध्यान केंद्रित किया और लालच से उस शक्ति को अब्सॉर्ब करने लगा। यह अद्भुत एनर्जी मेरे शरीर के हर हिस्से को मजबूत कर रही थी। मांसपेशियां, हड्डियां, चारों पैर और यहाँ तक कि फर भी लगातार स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। त्वचा, मांस, हड्डियां और पूरा स्केलेटन सिस्टम हर दिशा से अपग्रेड हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद वह रहस्यमयी एनर्जी धीरे धीरे गायब हो गई। मैं आखिरकार लेवल 7 पर पहुंच गया। मेरा शरीर पहले ही 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। अब वह और भी बड़ा होकर लगभग 2.3 से 2.4 मीटर तक पहुंच गया। अगर पूंछ को भी जोड़ लिया जाए तो कुल लंबाई लगभग 3 मीटर थी। इतना विशाल शरीर तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े ग्रे वुल्फ भी मैच नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे डरावना बदलाव मेरे पंजों में हुआ था। उनके पंजे लगभग 1 सेंटीमीटर और लंबे हो गए थे और उनकी धार भी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब बस हल्का सा स्वाइप करना ही काफी था, जिससे ग्रे भालू की मोटी चमड़ी और मांस को आसानी से चीर सकते थे। नाम लिन मोयिन, प्रजाति आर्कटिक वुल्फ, लेवल 7, रक्त ऊर्जा 700, स्पीड 130। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोनस में मिले 10 एट्रीब्यूट पॉइंट सीधे स्पीड में डाल दी। स्पीड बढ़कर 140 हो गई। यानी अगर मैं पूरी ताकत से दौड़ूं तो मेरी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो सकती। इस हवा को चीर देने वाली स्पीड के साथ चाहे सामने कोई प्रोफेशनल सैनिक ही क्यों ना हो, जिसके हाथ में बंदूक हो, उसके लिए भी मुझे निशाना बनाना आसान नहीं था। मैं आराम से गुफा के बाहर निकला। अपना सिर ऊपर उठाकर मैंने एक लंबी हुआ की। मेरी ताकत में आए इस जबरदस्त उछाल की खुशी और उत्साह उस आवाज में साफ झलक रहा था। भेड़िए की गूंजती हुई हुआ ठंडी और अंधेरी आर्कटिक रात में दूर तक फैल गई। उसी समय श्याओ हुई भी उनींदा सा जाग गया। उसने महसूस किया कि मेरा दबाव और आभा फिर से बढ़ गई है, इसलिए वह खुशी से हल्की गुर्राहट करने लगा। वह मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मेरे पहले से भी बड़े और ताकतवर शरीर को देखता रहा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। कजिन सिस्टर जो पहरा दे रही थी, उसने भी हैरानी जताते हुए हल्की गुर्राहट की। उसने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा था। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मैं एक छोटा सा दूध पीने वाला भेड़िया था, और अब मैं इतना विशाल और दबदबे वाला अल्फा वुल्फ बन चुका था। वह मेरे घावों को चेक करना चाहती थी, लेकिन काफी देर तक फर हटाकर ढूंढने के बाद उसे पता चला कि सारे घाव गायब हो चुके हैं। उसकी भेड़िए वाली आंखें उलझन से भर गईं, लेकिन उसका सीधा साधा दिमाग ज्यादा गहराई से सोचने की इजाजत नहीं देता था। इसलिए उसने मान लिया कि मैं खुद ही ठीक हो गया हूँ। मैंने हुआ करके पूरे झुंड को खाने के लिए बुलाया। छोटी बहन भेड़िया और छोटा ग्रे सफेद भेड़िया अब भी सो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने की पुकार सुनी, दोनों तुरंत नींद से उठ बैठे। खाने की बात हो तो ये दोनों हमेशा सबसे ज्यादा उत्साहित रहते थे। मैंने ग्रे भालू का मांस नहीं खाया। इसके बजाय मैं भालू के बच्चे की लाश के पास गया। ये छोटा भालू एक म्यूटेंट प्रजाति का था। गुफा में पड़े हुए उसे 10 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसका शरीर अब तक जमा नहीं था। हालांकि वह सिर्फ लेवल 1 एट्रीब्यूट वाला था, फिर भी उसमें 20 से 30 किलो मांस। मैंने अपने तेज पंजों और दांतों से एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इसका मांस सामान्य ग्रे भालू से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था, ताजा, मुलायम और रस से भरा हुआ। पहला निवाला पेट में जाते ही डिंग, होस्ट ने म्यूटेंट ग्रे भालू का मांस खाया। 45 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। ये संख्या मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, लगभग उतनी ही जितनी मुझे पहले आधी से ज्यादा आर्कटिक मछली खाने पर मिली थी। इतने विशाल इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई। डिंग, होस्ट ने म्यूटेंट ग्रे भालू का मांस खाया। 42 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग, होस्ट ने म्यूटेंट ग्रे भालू का मांस खाया। 39 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। हालांकि म्यूटेंट ग्रे भालू का मांस बहुत ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट देता था, लेकिन
लेकिन इसकी गिरावट भी काफी तेज थी। हर बार लगभग 3 पॉइंट कम हो रहे थे, जो दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं लगातार बड़े बड़े निवाले निगलता गया। सिर्फ 7 से 8 किलो म्यूटेंट भालू का मांस खाने के बाद ही मेरा पेट पूरी तरह भर गया। लेकिन इतने से ही मुझे 200 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट मिल चुके थे। खाने के बाद मैंने उस अनाथ भेड़िए के बच्चे की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश पड़ा था। मैंने भालू के बच्चे के शरीर का सबसे मुलायम और सबसे ज्यादा खून वाला हिस्सा फाड़कर सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। ये म्यूटेंट ग्रे भालू का मांस था, जिसमें बेहद ज्यादा पोषण और ऊर्जा भरी हुई थी। वह जिंदा रह पाएगा या नहीं, ये अब उसकी किस्मत पर निर्भर था। इसके बाद मैं गुफा के मुंह पर लेट गया और पहरा देने लगा। बाहर शिकार पर जाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। गुफा में लगभग 1000 किलो खाना मौजूद था, इतना कि पूरा झुंड 2 से 3 महीने तक पेट भरकर खा सकता था। पलक झपकते ही 10 दिन गुजर गए। आर्कटिक आसमान में तैरने वाली रोशनी अब हर दिन पहले से ज्यादा देर तक दिखाई देने लगी थी। अब हर सुबह उठते ही क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तापमान -30 से -40 डिग्री से बढ़कर -10 से कुछ ऊपर पहुंच गया था। गर्म मौसम आने वाला था। कुछ प्रवासी जानवर वापस आर्कटिक लौट चुके थे, और जहां शिकार होता है वहां शिकारी भी होते हैं। इसका मतलब था कि ध्रुवीय रात में संघर्ष कर रहे शिकारी आखिरकार जीवित रहने की उम्मीद की रोशनी देख चुके थे। ये समय निश्चित रूप से सबसे पागलपन भरे शिकारों का दौर बनने वाला था। मैं और श्याओशे पहले ही अपनी पीक कंडीशन में वापस लौट चुके थे। पिछले कुछ दिनों में मैं उस म्यूटेंट भालू का सारा मांस खत्म कर चुका था और लगभग 100 अतिरिक्त इवोल्यूशन पॉइंट भी हासिल कर लिए थे। श्याओशे ने भी काफी मात्रा में ग्रे भालू का मांस खाया था। वह अब लेवल 5 तक पहुंचने के और करीब आ चुका था। कजिन सिस्टर की ग्रोथ भी मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा तेज निकली। वह जल्द ही लेवल 4 में ब्रेक थ्रू करने वाली थी। ब्रेक थ्रू के बाद उसकी ताकत एक वयस्क मादा आर्कटिक वुल्फ के बराबर हो जाएगी। तब वह गुफा की रखवाली कर सकेगी और दोनों छोटे भेड़ियों को ज्यादा सुरक्षा का एहसास मिलेगा। जहां तक उस अकेले भेड़िए के बच्चे की बात थी, वह अपनी जबरदस्त जीवटता की वजह से बच गया था। हालांकि उसके शरीर के घाव अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उसकी हालत स्थिर हो चुकी थी। अब वह मुश्किल से सही, लेकिन खड़ा होकर चल फिर सकता था। उस छोटे अकेले भेड़िए को पहले पूरा यकीन था कि वह मरने वाला है, लेकिन जब वह जागा तो उसके सामने एक पूरा भेड़ियों का झुंड था। उसकी यादों में बर्फीली रातों में भेड़ियों के झुंड अक्सर एक दूसरे को खा जाते थे, लेकिन जब उसने गुफा के अंदर 700 से 800 किलो वजनी ग्रे भालू की लाश देखी और बाकी भेड़ियों के चमकदार फर, ऊर्जावान हालत को देखा, तब उसे एहसास हुआ कि यह भेड़ियों का झुंड उन सभी झुंडों से बिल्कुल अलग था जिन्हें वह पहले जानता था। और इस अकेले भेड़िए के बच्चे की बुद्धि भी सामान्य भेड़ियों की तुलना में काफी ज्यादा थी।